गुड इवनिंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास का आंसर दो। आचार्य चरक के अनुसार दंती हरितकी का रोग अधिकार क्या है? कफज कफज गुल्म। गुल्म। हैंड रेस करके कोई तो दंती हरितकी के कंटेंट और कौन सा कर्म करेगा, कितनी मात्रा में हम यूज करेंगे, सब बता दो। दंती या श्रुति बोलो। सर इसमें 25 हरितकी लेंगे और साबुत, और दंती मूल इसमें 25 कर लेंगे, चित्रक मूल 25 कर लेंगे, और इसको एक द्रोण जल मिला करके पाक कर लेंगे, और अष्टमांश जब शेष रहेगा तो उतना दंती तक हरितकी पाक की करेंगे। मात्रा बताओ श्रुति। मात्रा सर एक फल अवले चाटने के लिए, मतलब एक फल अवले लेंगे और एक हरितकी का सेवन करेंगे। और कितनी मात्रा में दोष निकालेगा, ये विरेचन करवाएगा? एक प्रस्त दोष एक प्रस्थ, निकालेगा। है ना। दंती हरित की हमने देखा था जिसका रोग अधिकार कफज गुल्म था, जहां पर हमने देखा था हरित की हम 25 संख्या में 25 लेंगे। क्वाद करने के लिए हमने देखा था दंती का मूल, चित्र का मूल, इनका हम प्रयोग करवाएंगे, क्वाद करेंगे और दंती हरित का हम निर्माण कर रहे हैं। ओके, दंती हरित की मात्रा होगी, अवलेह फॉर्म में हम प्रयोग करवा रहे इसका, तो एक हरित की और एक पल अवलेह हम देंगे, है ना, जिसकी वजह से विरेचन होगा, जिसमें एक प्रस्त मात्रा में दोष बाहर निकलेंगे। एक प्रस्त मतलब यहाँ पर होता है 13.5 पल, है ना। वी नो एक प्रस्त नॉर्मली 16 पल होता है, बट जब हम शोधन की दृष्टि से देखते हैं तो वहां पर 13.5 पल होता है। ठीक है, ये पिछले क्लास का रिवीजन चल रहा है, उसके हिसाब से आंसर दो। हैंडरिस करके कोई तो आंसर दो कि कफज गुल्म में श्रेष्ठ घृत कौन सा अपना? कफ गुल्म हरम परम। अंजलि बोलो। सब भल्लातक अधिकृत। भल्लातक आद्य घृत, है ना। अब कोई तो हैंडरिस करके मुझे पित्तज गुल्म में यूज होने वाले कुछ घृत के नाम बता दो। गुंजन बोलो। रोहिणी अधिकृत और त्रैमाण अधिकृत, आंवला की अधिकृत और द्राक्षाग्रत और वासाग्रित, है ना। वासाग्रित इंपॉर्टेंट वहां पर। रोहिणी आद्यग्रित, त्रैमान आद्यग्रित, आम्लक आद्यग्रित, द्राक्षाद्यग्रित और वासाग्रित हमने देखा था, जिसका प्रयोग हम पित्तज गुल में करवाएंगे। वैसे हमने भल्लातक आद्यग्रित देखा था जो कफज गुल नाशक में श्रेष्ठ था, है ना। मिश्रक स्नेह कौन से गुल में प्रयोग करवा रहे थे हम? कफज गुल्म। कफज गुल में। कोई तो हैंड रेस करके बताओ मिश्रक स्नेह में कौन से दो स्नेह थे और उसके कंटेंट्स भी बता दो। मिश्रक स्नेह में और क्या था? अधिवा बोलो। सर सर्पी और एरन तेल था, और इसके कंटेंट त्रिवत, त्रिफला, दंती और दशमूल एक पल मात्रा। वेरी गुड, है ना। त्रिवृत, त्रिफला, दंती, दशमूल सभी के सिंगल सिंगल द्रव्य एक एक पल मात्रा में हम लेंगे, है ना। उसका हम क्वाद करेंगे और उसमें हमने देखा था सर्पी, एरन तेल और दुग्ध मिलाकर हम पाक करवा रहे थे। दैट वाज मिश्रक स्नेह। मिश्रक स्नेह हम कफज गुल में तो हम प्रयोग करवा रहे थे, और जहाँ पर अत्यधिक योनि शूल होगा तो वहां पर भी हम मिश्रक स्नेह का प्रयोग करवा रहे थे, है ना। तेल पंचक कौन से गुल में हम दे रहे थे? पित्तज गुल्म, पित्तज गुल्म। सोच लो। नहीं वातज गुल्म है। वातज गुल्म। या तेल पंचक हमने देखा था वातज गुल में हम प्रयोग करवा रहे थे, वहां पर कौन से तेल का प्रयोग करवा रहे थे? एरन तेल, एरन तेल। या एरन तेल। नीलिनी आदिघृत का या नीलिनी घृत की मात्रा वातज गुल में एक पल थी, कफज गुल में कितनी? 2 पल। 2 पल, है ना। शार, हिंगू, हैंडिस करके आंसर दो। शार, हिंगू और अम्लवेतस कंटेंट वाले आपने कौन से चूर्ण कौन से गुटिका दी, जिसका हम वातज गुल में और कफज गुल में दोनों जगह प्रयोग करवा रहे थे, बट कफज गुल में जब हम प्रयोग करवा रहे थे तो वहां पर हम शार, हिंगू, अम्लवेतस को दुगनी मात्रा में ले रहे थे। या गुंजन बोलो। हिंगू आदि चूर्ण या गुटिका या छठी आदि चूर्ण। या हिंगवादी चूर्ण गुटिका और शट्यादि चूर्ण और शट्यादि गुटिका, ये दोनों हमने देखा था वातज गुल में हम प्रयोग करवा रहे थे, कफज गुल में भी हम प्रयोग करवा रहे थे, बट कफज गुल में जब प्रयोग करवाएंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे, शार, हिंगू और अम्लवेतस को दुगनी मात्रा में हम देंगे। ठीक है। अच्छा मेरे को बताओ, संचित क्रमश गुल्मो महावास्तु परिग्रह कृत मूला सिरानतो यदा कुर्म इव उन्नत, ऐसे गुल्म की साध्य साध्यता क्या होगी? असाध्य। असाध्य। अब कोई तो हैंड रेस करके आंसर दो, गुल्म में कहां पर शोफ होने पर वो असाध्य होते हैं? श्रुति बोलो। हृदय, नाभि और हस्तपाद। या रिथ, नाभि, हस्त और पाद में अगर शोफ हो रहा है गुल्म में तो वो असाध्य होंगे। ओके, कोई तो हैंड रेस करके आंसर दो, रक्तज गुल्म में शिथिलता निर्माण करने के लिए हम किसका प्रयोग करवा रहे थे? रक्तज गुल्म में शिथिलता लेके आने के लिए। गुंजन बोलो। तलाश क्षार 2 पात्र और तेल सर्पी 2 पात्र। या पलाश, क्षार,
दो पात्र, तेल और सर्पी दोनों मिलाकर दो पात्र, इनका पाक करके हम प्रयोग करवाएंगे गुल्म में शिथिलता निकालने के लिए। ओके, अगर इसकी वजह से गुल्म का अगर योनि का एक्चुअली शोधन नहीं हुआ, वहां पर ब्लीडिंग वगैरह नहीं हुई, भेदन नहीं हुआ, तो वहां पर हमने देखा था कि योनि शोधन करने वाले पलल के साथ क्षार या पलल के साथ सुधाशीर का हम प्रयोग करवाएंगे। यहाँ पर पलल का मीनिंग क्या था? तिल तिल पिष्ट। पिष्ट। तिल पिष्ट या तिल कल्क। पलल के दो मीनिंग होते हैं, पलल का मीनिंग मांस भी होता है और पलल का मीनिंग तिल का कल्क या तिल पिष्ट भी होता है। तो यहाँ पर हमने देखा था तिल पिष्ट, उसमें क्षार मिलाकर या सुधाशीर मिलाकर हम प्रयोग करवा देते हैं। हैंड करके कोई तो आंसर दो। वस्त्र में किसके पित्त की भावना देकर हम योनि में प्रवेश करवा रहे थे योनि शोधन करने के लिए? प्रशांत बोलो। सर वराह पित्त और मत्स्य पित्त। या वराह पित्त और मत्स्य पित्त की भावना देकर हम कपड़े को योनि में प्रवेश करवा रहे थे ताकि योनि शोधन होने के लिए। बाकी हमने और भी देखा था कि वमन के द्रव्य, विरेचन के द्रव्य, इनकी मतलब क्वाथ करना है, मधु मिलाना है और इनमें भी कपड़ा भिगो कर हम योनि में प्रवेश करवा सकते हैं। वैसे हमने देखा था किण्व का गुड़ और क्षार के साथ मिक्स करके भी योनि शोधन करने के लिए हम द्रव्य को योनि में प्रवेश करवा सकते हैं। ठीक है, अगर ये सब करने के बाद भी अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो वहां पर हम कौन सा शस्त्रकर्म करवाएंगे? रक्तज गुल्म में भेदन। भेदन। कफज गुल्म में कौन सा शस्त्रकर्म करवा रहे थे हम? भेदन। भेदन ही करवा रहे। या कफज गुल्म में भी हम भेदन करवा रहे थे, रक्तज गुल्म में भी हम भेदन ही करवा रहे थे। पित्तज गुल्म में कौन सा शस्त्रकर्म करवा रहे थे हम? व्याधान। व्याध। वेदन, है ना, वहां पर हम वेदन करवा रहे थे। ठीक है, ब्रीहन गुटिका का प्रयोग कौन से गुल्म में? वातज। वातज। वात। वातज गुल्म में। आश्वासन चिकित्सा और उपनाह चिकित्सा कौन से गुल्म में? पित्तज। पित्तज गुल्म। पित्तज गुल्म में। कफज गुल्म में अंत में हम क्या करेंगे? सभी चिकित्सा करने पर भी अगर शांत नहीं हो रहा है तो रक्त मोक्षण के बाद अग्निकर्म। या रक्त मोक्षण करने के बाद हम दहन करेंगे, है ना। पहले रक्त मोक्षण करेंगे, उसके बाद हम अग्निकर्म करेंगे। याद रखना है कफज गुल्म में कि सभी चिकित्सा कर ली और कफज गुल्म की अगर शांति नहीं हो रही है तो पहले हम रक्त मोक्षण करेंगे और उसके बाद हम अग्निकर्म करेंगे। ठीक है, और हमने देखा था कि गुल्म की चिकित्सा में हम अग्नि की रक्षा करेंगे, आदि मध्य और अंत में वात की रक्षा करेंगे, और वातज गुल्म की चिकित्सा में जब हम पुनः पुनः स्नेहपान, निरोह और अनुवासन बस्ती का प्रयोग करवा रहे तो वहां पर कफ और पित्त की भी हम रक्षा कर रहे थे। ओके, ये सब हमने गुल्म चिकित्सा अध्याय में देख चुके थे लास्ट क्लास में। उसके बाद हम देख रहे हैं प्रमेह निदान, है ना। प्रमेह निदान पहले हम निदान स्थान से देखेंगे, उसके बाद प्रमेह चिकित्सा में भी प्रमेह निदान के बारे में क्या क्या आचार्य चरक ने बताया वो वाला पार्ट भी देखेंगे, जिससे आपका रोग निदान होगा। और प्रमेह निदान चिकित्सा अध्याय में डेफिनेटली प्रमेह की चिकित्सा भी बताएंगे, तो वहां पर आपका काय चिकित्सा भी कवर होगा, है ना। तो हम आज देख रहे हैं निदान स्थान का 4th अध्याय विच इज प्रमेह निदान अध्याय। अब प्रमेह के बारे में सुनते ही अपने दिमाग में पहले यही आता है कि प्रमेह कफ प्रधान, नो डाउट प्रमेह कफ प्रधान तो है, बट केवल कफ की वजह से नहीं हो रहा है, ये भी बात अपने को ध्यान में रखना चाहिए, है ना। यूजी में क्या होता है? यूजी में अपना दिमाग यही होता है कि प्रमेह कफज व्याधि, प्रमेह नॉट कफज व्याधि, प्रमेह त्रिदोषज व्याधि, जहां पर कफ की प्रधानता होती है। ये बात अपने को अच्छी तरह से जब हम संहिता पढ़ते हैं तब अपने को पता चलता है ना। तो देखो श्लोक नंबर 3 में यहाँ पर आचार्य चरक क्या बता रहे हैं? त्रिदोष कोप निमित्ता विंशति प्रमेह, कि त्रिदोष के प्रकोप से 20 प्रकार के प्रमेह होते हैं, है ना। फिर आगे बता रहे कि मतलब त्रिदोष के प्रकोप से और भी बहुत सारे असंख्य रोग होते हैं करके, नो डाउट, है ना। बट प्रमेह कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के। ओके, तो कभी भी याद रखना, कहीं पूछ लिया आचार्य चरक के अनुसार प्रमेह के उत्पत्ति में कौन से दोष कारण है? वात, पित्त, कफ या त्रिदोष, तो बोले कि त्रिदोष, है ना। त्रिदोष के प्रकोप से 20 प्रकार के प्रमेह होते हैं, जिसमें कफज वाले कितने होते हैं? 10, पित्तज वाले होते हैं 6 और वातज वाले होते हैं 4, जिससे 20 प्रकार के प्रमेह हम देखते हैं, है ना। आगे बोले त्रिदोष के प्रकोप से जो प्रमेह की उत्पत्ति हो रही है उसके बारे में सुनो, तो सुनो अभी हम। बट प्रमेह पे जाने के पहले यहाँ पर आचार्य चरक ने एक थियरी दिया हुआ है, विकार विघात भाव और विकार विघात अभाव। ओके, इसका मीनिंग पहले हम देख लेंगे। व्हाट इज विकार विघात भाव और अभाव? विकार मतलब रोग, है ना। विघात मतलब नाश होना, उसमें जो कारण है वो, उसको भाव। विकारों के उत्पत्ति नहीं होने में कारण, है ना, दैट इज विकार विघात भाव। ओके, कि विकार का विघात करने वाले भाव। ओके, विकार का विघात मतलब उत्पत्ति नहीं, विकार की उत्पत्ति नहीं होने देने वाले भाव कौन से? और क्या देखेंगे? विकार विघात अभाव, मतलब विकार के उत्पत्ति नहीं होने में नहीं कारण क्या है, मतलब क्या कि विकार की उत्पत्ति में होने वाले कारण क्या है ना। तो विकार विघात भाव और अभाव ये किसके पर डिपेंड है?
तो अपने निदान, दोष, दुष्य, इनको विकार, विघात मतलब विकार की उत्पत्ति नहीं होने में कारण माना गया है, और विकार की उत्पत्ति होने में भी इनको कारण माना गया है। किसको? निदान, दोष और दुष्य। व्हाट इज निदान? तो निदान मतलब अपने हेतु। दोष कि कौन से दोष प्रकोपित हो रहे, वात, पित्त, कफ। दुष्य जहां पर हम देखते हैं सप्त धातु हो गए, 3 अपने मल हो गए, द्या दुष्य कि दोष किसको दूषित करेंगे, है ना। तो विकार, विघात भाव और विकार, विघात अभाव, ये किसको माना गया है? तो निदान, दोष और दुष्य को माना गया है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? इनमें से कौन सा विकार, विघात भाव या विकार, विघात अभाव नहीं है करके ऑप्शन दे देंगे। निदान, दोष, दुष्य, इनमें से कोई नहीं। अब बोलेंगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि निदान, दोष, दुष्य ये सभी क्या है? विकार, विघात भाव और विकार, विघात अभाव है। विकार, विघात, विघात मतलब नाश करना, उत्पन्न नहीं होने देना। विकारों की उत्पत्ति नहीं होने में कारण क्या है और विकारों की उत्पत्ति होने में कारण क्या है? तो दोनों में एक सेम कारण है, निदान, दोष और दुष्य। अब इसका मीनिंग क्या है कि अगर हेतु, दोष, दुष्य ये तीनों एक दूसरे का अनुसरण करेंगे तो रोगों की उत्पत्ति होगी। अगर ये तीनों एक दूसरे का अनुसरण नहीं करेंगे तो रोगों की उत्पत्ति नहीं होगी, है ना। या फिर हो सकता है कि निदान, दोष, दुष्य ये तीनों एक दूसरे का अनुसरण करने में कुछ काल लग गया, तो वहां पर विकारों की उत्पत्ति होने में भी कुछ काल लग जाएगा, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हेतु सेवन करते ही तुरंत रोग हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है हेतु सेवन करने के बाद कुछ काल बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद विकारों की उत्पत्ति होती है ना। सुनते जाओ ये सब, खाली कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि डिजीज उत्पन्न तो हो रहा है बट अल्प बल वाला है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो हेतु थे, दोष थे और दुष्य थे, ये भी अल्प बल वाले थे। कि कोई डिजीज तो हो गया बट वो मतलब कोई ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग डिजीज नहीं हुआ है, बहुत ही ऐसे माइल्ड सा डिजीज हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो हेतु थे, दोष थे और दुष्य थे, वो भी अल्प बल वाले थे। ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन क्या बनेगा? विकार, विघात भाव कौन से है करके, तो आप बोलेंगे निदान, दोष और दुष्य, इनको विकार, विघात भाव और अभाव माना गया है। ये बात ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, रेफरेंस के लिए आ सकता है कि विकार, विघात भाव और विकार, विघात अभाव का वर्णन आचार्य चरक ने कौन से अध्याय में किया है, तो आप बोलेंगे प्रमेय निदान अध्याय में किया है ना। एक तो क्वेश्चन आएगा विकार, विघात भाव कौन से, तो आप बोलेंगे निदान, दोष, दुष्य। और दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं विकार, विघात भाव का वर्णन आचार्य चरक ने कहाँ पर किया है, तो आप बोलेंगे प्रमेय निदान में किया है। ठीक है, ये 2 बात याद रखो यहाँ पर बस। ठीक है, उसके बाद में आ जाओ, अभी हम प्रमेय के ऊपर आ रहे हैं। पहले प्रमेय के हेतु बता रहे हैं। अब प्रमेय के हेतु वी नो प्रमेय त्रिदोषज। अब त्रिदोषज होने के बाद भी वहां पर कफ की प्रधानता है, तो मोस्टली कफ की वृद्धि करने वाले यहाँ पर अपने को हेतु मिलेंगे मोस्टली। दैट विल बी अपना जनरल कॉन्सेप्ट। बट और भी हेतु बताए, क्या बताए, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हाइनक, यवक, चीनक और उद्दालक, ये 4 अपने को कुष्ठ के हेतु में भी मिलेंगे सेम सीक्वेंस से। हाइनक, यवक, चीनक, उद्दालक। दिस इज टिपिकली पीजी पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट यूजी। क्वेश्चन आएगा हाइनक, यवक, चीनक और उद्दालक किसके हेतु है, तो आप बोलेंगे प्रमेय के भी हेतु, कुष्ठ के भी हेतु। अब इसमें से 2 के बारे में तो हमने बहुत बार सुना है। एक तो यवक, यवक होता है अहिततम, किसमें, शुक धान्य में, है ना। चरक सूत्र 25 में हम पढ़ते हैं, चरक सूत्र 25 में आचार्य चरक शुक धान्य में हिततम, अहिततम, शमी धान्य में हिततम, अहिततम, इनका वर्णन करते हैं। तो यवक कहाँ पर आता है, शुक धान्य में अहिततम, सबसे खराब शुक धान्य कौन सा है, तो वहां पर आचार्य चरक बताते हैं कौन सा है, यवक। यवक इस जई, है ना, यवक इस नॉट अपना यव नहीं है। यव मतलब क्या होता है, यव मतलब जव, वो तो अच्छा है, वो पथ्य है। बट जो यवक होता है वो अपत्यतम होता है। किसमें अपत्यतम, शुक धान्य में। शुक धान्य में पथ्यतम कौन सा होता है, एनीवन, रक्तशाली। रक्तशाली, है ना। रक्तशाली को हम देखते हैं कि शुक धान्य में कैसे होता है, हिततम या पथ्यतम, सबसे बेस्ट। और शुक धान्य में सबसे खराब कौन सा होता है, तो वहां पर हम देखते हैं यवक, याद रखो, है ना। उसके बाद हम उद्दालक का भी रेफरेंस देखते हैं। हैंडिस करके कोई तो बता दो, चरक सूत्र 25 में ही रेफरेंस आ रहा है अग्रय में, कि उद्दालक किस में श्रेष्ठ माना गया है आचार्य चरक के अनुसार। कमान या विरुक्षणीय नाम, कि विरुक्षण करने वाले द्रव्य में श्रेष्ठ माना गया है ना। तो ये 2 रेफरेंस साइड में लिख के रखो, जब भी अपना चल रहा है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ तो वहां पर नोट डाउन करते जाओ। एक तो अपने को लिखना है हाइनक, यवक, चीनक और उद्दालक, ये प्रमेय के भी हेतु है, कुष्ठ के भी हेतु है। बाकी आप याद रखोगे यवक जो है इसको शुक धान्य में अहिततम माना है आचार्य चरक ने, और उद्दालक को विरुक्षण करने वाले में, शरीर में रुक्षता लेके आने वाले में श्रेष्ठ द्रव्य माना है, अग्रय द्रव्य माना है आचार्य चरक ने। वो भी चरक सूत्र 25 का ही रेफरेंस आता है। ठीक है, बाकी रीड करके निकालो। यहाँ पर इंपॉर्टेंट और क्या है,
ग्राम्य आनुप औदक मास, है ना। अब वी नो आनुप मतलब जलीय मास, सॉरी औदक मतलब जलीय मास, आनुप मतलब आनुप देश वाले, है ना। तो ये तो कफ की वृद्धि करने वाले होते ही है, तो ये मास तो आना ही था। साथ में ग्राम्य मास को भी उन्होंने बोला है कि जो प्रमेय का हेतु है ना। ग्राम्य मास, आनुप मास, औदक मास। आनुप और औदक तो कभी भी हेतु में आ ही जाते हैं, जहाँ पर कफ की वृद्धि करने वाले हेतु होते हैं वहां पर आनुप और औदक कॉमन थिंग है। आनुप मतलब आनुप देश, वहां पर कफ की प्रधानता होती है। औदक मतलब जल, जल कैसा है, शीत है ना, मधुर है, तो उसकी वजह से क्या होता है वहां पर भी कफ की वृद्धि होती है। तो आनुप और औदक मास तो आना ही था। साथ में और कौन सा मास आया है, ग्राम्य मास को भी उन्होंने यहाँ पर प्रमेय के हेतु में माना है। ठीक है, आगे यहाँ पर थोड़ा याद रखो। शिर नव मध्य मंदक दधि द्रव मधुर तरुण प्राणायाम च उपयोग। दूध का प्रयोग करना, नवीन मध्य का। पुरान मध्य कैसा होता है, जीर्ण मध्य, पुरान मध्य तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है, तो वो कफ का नाश करता है। कफज गुल में भी अपने को ध्यान में रहेगा, कफज गुल में पेय पदार्थ या पान में भी हमने देखा था सब पुरान प्रयोग करवा रहे थे ना, जीर्ण मात्विक ऐसे सब प्रयोग करवा रहे थे। तब मैंने बोला था मध्य जब पुराना होता है तो उष्ण तीक्ष्ण होता है, तो कफ का नाश करता है। बट मध्य अगर नया है तो कफ की वृद्धि करता है ना। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं नव मध्य, ये क्या है, प्रमेय के वन ऑफ दी हेतु है। आगे बोले मंदक दधि। मंदक मतलब ठीक तरह से जमा हुआ नहीं दधि, ठीक तरह से जमा हुआ दधि नहीं होगा, अम्ल रसात्मक वगैरह होगा, जिसकी वजह से कफ की वृद्धि करेगा एंड प्रमेय कर रहा है। ओके, आगे क्या बता रहे हैं, मधुर तरुण प्राणायाम। तरुण मतलब नया, नवीन धान्य। हमने देखा था कि जो हम शुभ धान्य, शमी धान्य वर्ग के द्रव्य भी जब हम प्रयोग करवा रहे थे, एक साल पुराना प्रयोग करवा रहे थे। क्यों, एक साल पुराना होने के बाद उनमें से जो भी मॉइस्टनेस है, क्लेद है, उनका नाश हो जाता है, तो उसको पत्ते माना जाता है। अगर हम नए ड्रग्स यूज करेंगे, नए धान्य यूज करेंगे, तो डैट विल कंटेन क्लेद, मॉइस्टनेस होगी, जिसकी वजह से शरीर में भी क्लेद की वृद्धि होगी और प्रमेय कर सकता है ना। तो मधुर द्रव्य का प्रयोग, तरुण द्रव्य का प्रयोग, शीर, नव मध्य, मंदक दधि, ये सभी प्रमेय के हेतु है। सुन लो फिर भी ठीक है। आगे वेरी इंपॉर्टेंट, मृजा व्यायाम वर्जनम। मृजा मतलब शुद्धि, शरीर की शुद्धि नहीं करना, है ना। फॉर एग्जाम्पल शरद ऋतु चल रहा है तो अपने को क्या करना चाहिए, विरेचन करना चाहिए। वसंत जब चलेगा तो वमन वगैरह करवाना चाहिए, है ना। तो मृजा इस शुद्धि, शरीर की शुद्धि नहीं करना और व्यायाम नहीं करना। हम व्यायाम नहीं करेंगे, आलसी की तरह घर पे पड़े रहेंगे, कोई चेष्टा नहीं करे, शरीर में कफ की संचिति होती जा रही है ना। तो मृजा और व्यायाम का वर्ज्य मतलब नहीं करना, ये प्रमेय का हेतु है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है ना, कि मृजा व्यायाम वर्जनम किसका हेतु है, तो मृजा मतलब वी शुड नो, शुद्धि। दूसरी बात हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जहाँ पर कफ की वृद्धि होती है, आदमी पड़ा रहता है आलसी की तरह, नहा नहीं रहा है, खुद की साफ सफाई नहीं रख रहा है, उनको भी होगा, है ना। बट यहाँ पर मेजर थिंग क्या है, शरीर की शुद्धि। जहाँ पर आप वमन विरेचन कुछ नहीं करवा रहे हो, व्यायाम नहीं करवा रहे हो, तो वो प्रमेय का हेतु हो सकता है। आगे स्वप्न शयन आसन प्रसंग। प्रसंग मतलब कंटिन्यूसली उसमें लगे हुए, किसमें, स्वप्न कि सो रहे, स्वप्न मतलब ड्रीम्स नहीं दिख रहे, है ना, निद्रा, सो रहे। शयन लेटे हुए, आसन बैठे हुए, है ना, दिन भर लेटे हुए बैठे हुए सो रहे, तो सीधी बात है वहां पर भी क्या होगी, कफ की संचिति होगी और प्रमेय होगा, है ना। आगे क्या बता रहे, श्लेष्मा मेदो मूत्र संजनन स सर्वो निदान विशेष। बोले जो भी हेतु कफ की, मेद की और मूत्र की वृद्धि करते हैं, वो सभी हेतु क्या है, तो प्रमेय के हेतु है। वी नो प्रमेय स्त्री दोषज, बट वहां पर क्या होता है, कफ की प्रधानता होती है। वी नो प्रमेय में 10 दुष्य होते हैं, 10 दुष्य होने के बाद भी वहां पर मेद और मूत्र यही क्या है, तो मेन है। मेद मेन है धातु में, और मल में क्या है, तो मूत्र मेन है वहां पर। तो बोलते हैं जो भी हेतु श्लेष्म मेद और मूत्र की वृद्धि करेंगे, वो सभी क्या है, तो प्रमेय के हेतु। ओके, तो यहाँ पर आप मेन याद रखोगे, हाइनक, यवक, चीनक और उद्दालक, ये प्रमेय के भी हेतु है, कुष्ठ के भी हेतु है। मास में उन्होंने ग्राम में आनुप औदक मास सभी को माना है। ओके, बाकी डायरेक्ट डायरेक्ट जो वर्ड आएगा वो आएगा मृजा व्यायाम वर्जनम, कि किसका हेतु है, तो आप बोलेंगे प्रमेय का हेतु है। स्वप्न शयन आसन प्रसंग मीनिंग निकाला है, स्वप्न मतलब सोते रहना, शयन लेटे रहना, आसन बैठे रहना, है ना, ये भी प्रमेय का हेतु है। और जो भी हेतु जिसकी वजह से कफ की, मेद की और मूत्र की वृद्धि होगी, है ना, वो सभी क्या है, तो प्रमेय के हेतु है। ठीक है, आगे आ जाओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट वर्ड आता है बहुद्रवा श्लेष्मा विश्लेष्मा दोष विशेष। किसके संबंध में कहा गया है, प्रमेय के संबंध में। वी आर सीइंग मल्टीपल टाइम्स कि प्रमेय त्रिदोषज होने के बाद भी यहाँ पर क्या है, कफ की प्रधानता है। तो कौन सा कफ, जो अधिक मात्रा में द्रव है, वो वाला कफ, है ना। यहाँ पर मतलब अभी कफ कैसा हो सकता है, कफ घन भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर उन्होंने बताया जो कफ अत्यधिक मात्रा में द्रव है, बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेष।
कफ की यहाँ पर दुष्टि हो रही है और कफ कैसा हो गया, अत्यधिक मात्रा में द्रव हो गया है, ऐसे कफ को प्रमेह का मेन दोष माना गया है। त्रिदोषस तो है, नो डाउट, कफ की प्रधानता है, बट कैसा कफ, बहुद्रव, अत्यधिक मात्रा में जो द्रव कफ है उसको प्रमेह का मेन दोष माना गया है। दोष विशेषः, यहाँ पर विशेष मतलब मेन है ना, जो सबसे अलग है। तो प्रमेह को यहाँ पर प्रमेह में जो बहुद्रव वाला कफ है इसको मतलब मेन दोष माना गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट लाइन आएगा, बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेषः कौन से मतलब व्याधि के लिए कहा गया है, प्रमेह के लिए, कुष्ठ के लिए, पांडु के लिए, पुरुस्तम के लिए। तो आप बोलेंगे प्रमेह के लिए, जहाँ पर कफ तो है मेन, बट कैसा कफ, अत्यधिक मात्रा में जो द्रव कफ है उसको मेन माना गया है। ठीक है, तो ये रेफरेंस के लिए आएगा कौन से व्याधि के लिए कहा गया है। उसके बाद हम देख रहे हैं प्रमेह के दुष्य। अभी मैंने बताया प्रमेह के दुष्य कितने टोटल, 10। 10। 10 10। प्रमेह के 3 दोष है, वात पित्त कफ, और इसको जिसको दूषित कर रहे हैं वो क्या है, तो अपने दुष्य है। और कितने दुष्य है, तो 10 दुष्य है। अब 10 दुष्य याद कैसे रखेंगे, बहुत ही सिंपल सा है। इसमें 6 तो अपने धातु है और क्या है, 4 को हम याद रखेंगे निमोनिक से, वोक। अब 6 धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, कौन सा धातु नहीं है, अस्थि धातु नहीं है ना, याद रखना है। प्रमेह के दुष्य में, प्रमेह के दुष्य कितने माने गए, 10। दोष जिसको दूषित करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, दुष्य। और प्रमेह के दुष्य कितने, 10, जिसमें से 6 कौन से धातु है अपने, टोटल 7 धातु होते हैं, 6 धातु तो दुष्य है। कौन सा धातु दुष्य नहीं है, तो अस्थि जो है दुष्य नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इनमें से कौन सा प्रमेह का दुष्य नहीं है ना, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, तो बोलेंगे अस्थि दुष्य नहीं है। ठीक है, तो 6 तो हो गए, 4 कौन से, वोक, वसा, ओज, लसिका और क्लेद, है ना, वसा, ओज, लसिका और क्लेद। जब आप चिकित्सा स्थान में जाओगे, चरक चिकित्सा 6, प्रमेह चिकित्सा अध्याय, तो वहां पर हम वो का वोला कर देंगे, है ना, कि वसा, ओज, लसिका और अंबु आ जाएगा। अब क्लेद, अंबु, वन एंड दी थिंग, है ना, बट स्टिल अपने को पता होना चाहिए। निदान स्थान में जब आचार्य चरक दुष्य बता रहे तो उन्होंने वोक हम निमोनिक बना रहे, और चिकित्सा स्थान में क्या हो जाएगा, वो वोला हो जाएगा, है ना। तो 10 दुष्य, श्लोक रट्टा माना है, श्लोक रट्टा मारो, निमोनिक करना है, निमोनिक करो। तो 10 दुष्य में 6 तो अपने धातु है, कौन सा धातु नहीं है, अस्थि धातु नहीं है ना, और क्या है, वोक, वसा, ओज, लसिका और क्लेद। व्हाट इज लसिका, तो शारंगधर बताते हैं लसिका की डेफिनेशन, बोले त्वक और मांस के बीच में, है ना, जो उदक होता है उसको हम क्या बोलेंगे, लसिका बोलेंगे। लसिका इज वन ऑफ द टाइप ऑफ उदक, ओके। तो बोले जो त्वचा और मांस के बीच में जो उदक होता है उसको हम क्या बोलेंगे, लसिका बोलेंगे। याद रखो डेफिनेशन शारंगधर बता रहे हैं। ठीक है, बाकी वसा, ओज, लसिका, क्लेद ये तो प्रमेय के दुष्य है, और 6 धातु भी प्रमेय के दुष्य है। कौन सा धातु नहीं है, तो अपना अस्थि धातु नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो कफज प्रमेय है उसकी संप्राप्ति बता रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर सीक्वेंस समझो, श्लोक के वर्ड्स में थोड़ा बहुत हम जाएंगे, बाकी जो सीक्वेंस बता रहा हूँ वो समझो कि कफज प्रमेय है उत्पन्न कैसा हो रहा है करके। ठीक है, तो पहले उन्होंने बताया कि कफ की अधिकता होने की वजह से सबसे पहले कफ की तुष्टि हो रही है ना। वी आर सेइंग कि बार बार हम देख रहे हैं कि प्रमेय कैसा है, त्रिदोषज है, त्रिदोषज है। तो त्रिदोषज होने के बाद भी वी नो वहां पर कफ की प्रधानता है ना। तो यहाँ पर बता रहे श्लेष्म प्रकोपम आपद्यते प्राक अतिभूयत्वात, है ना, कि कफ का प्रकोप सबसे पहले होगा, प्राक मतलब पहले, क्यों, तो बोले अतिभूयत्वात, त्वात मतलब इस कारण की वजह से। मैंने बहुत बार बोला है जब भी त्वात वर्ड आएगा तो वहां पर अपने एजर्शन रीजन के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो कभी आ गया कि पहला स्टेटमेंट दे दिया कि प्रमेय में कफ की दृष्टि सर्वप्रथम होती है, ये हो गया पहला स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, कि कफ प्रमेय में कफ की दृष्टि सर्वप्रथम होती है। स्टेटमेंट 2 दे दिया क्योंकि कफ की वहां पर अधिकता होती है करके, है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं प्राक अति भूय, भूय मतलब अधिकता, अत्यधिक होने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, तो सर्वप्रथम कफ की दृष्टि हो रही है ना। तो आप बोलेंगे स्टेटमेंट 1, 2 बोथ आर करेक्ट, एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट रीजन, या फिर वी कैन से कि मतलब वो सही रीजन है किसका, स्टेटमेंट 1 का। तो यहाँ पर एजर्शन रीजन के क्वेश्चन बन सकते हैं, सुन लो, है ना। तो प्रमेय में पहले कफ की ही दृष्टि क्यों मानी है, क्यों, क्योंकि प्रमेय के जो भी हेतु थे वो मोस्टली कफ वर्धक थे। तो कफ की अत्यधिक मतलब वृद्धि होने की वजह से सर्वप्रथम कफ की दृष्टि हो रही है, ठीक है ना। अब कफज प्रमेय देख रहे हैं तो सीधी बात है, पहले मतलब कफ की दृष्टि, और क्यों, तो बोले मतलब प्रमेय कफ की अत्यधिक वृद्धि होती है इसलिए। अब सुनो, अब ये प्रकोपित कफ जो है वो पूरे शरीर में फैलेगा, क्यों, क्योंकि शरीर में शिथिलता आ गई है, ओके। अब आगे पूरे शरीर में फैलने के बाद सबसे पहले वो मेद के साथ मिलेगा, है ना। अब सबसे पहले मेद को ही वो दूषित कर रहा है। 10 दूष्य तो है,
बट सर्वप्रथम क्या कर रहा हूँ, मेद के साथ मिक्स हो रहा है। क्यों मेद के साथ मिक्स हो रहा है? तो बोले मेदश्च एव बहु अबद्धत्वात मेदश्च गुणैः समान गुण भूयिष्ठत्वात। बोले मेद कैसा है, अधिक मात्रा में, अबद्ध है, और दूसरी बात मेद और कफ कैसे होते हैं, समान गुण वाले होते हैं। मेद भी कैसा होता है, स्निग्ध होता है, कफ भी कैसा होता है, स्निग्ध होता है ना। तो वी आर सेइंग कि प्रमेय में सर्वप्रथम कफ की दृष्टि, क्यों? क्योंकि कफ अधिक बढ़ा हुआ था। अब ये जो कफ है सर्वप्रथम मेद के साथ मिक्स होगा। अपने पास 10 दुष्य है, बट फिर भी सबके साथ सबसे प्रथम किसके साथ, तो मेद के साथ मिक्स हो रहा है। क्यों मेद के साथ मिक्स हो रहा है? क्योंकि प्रमेय के कफ के और मेद ये दोनों कैसे समान गुण वाले, समान योनि वाले, दोनों कैसे स्निग्ध है। तो इसके लिए सर्वप्रथम जो कफ है वो मेद को ही दूषित करेगा, मेद के साथ मिलने के बाद, है ना। तो मेद के साथ मिक्स तो हो गया था, आगे बता रहे स मेदसा मिश्री भवन दुष्यंती दुष्यति एनद विकृतवात। ये मेद के साथ मिक्स तो होगा कफ, और मेद की दुष्टि भी करेगा। ठीक है, हिंदी में कर लो, कोई नहीं। सर्वप्रथम हमने देखा कि कफ की दुष्टि हो रही है। क्यों कफ की दुष्टि हो रही है? क्योंकि कफ की वृद्धि हुई थी। अब ये कफ क्या करेगा, पूरे शरीर में फैलेगा, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मतलब शरीर में शिथिलता वगैरह आ गई थी, है ना। विसर्पयति मतलब फैलना, विसर्प मतलब यहाँ पर व्याधि नहीं ले रहा हूँ, विसर्प मतलब फैलने की बात चल रही है यहाँ पर, है ना। फिर सर्वप्रथम किसके साथ मिक्स होगा ये कफ, कौन से दूसरे के साथ? मेद के साथ। मेद के मेद। साथ, मेद के है ना। साथ। क्यों? क्योंकि मेद और कफ जो होते हैं वो समान गुण वाले होते हैं। मेद और कफ दोनों कैसे होते हैं, स्निग्ध होते हैं। तो मेद के साथ मिश्री भूय मिक्स होएगा, और मेद की ही मतलब यहाँ पर क्या करेगा, दुष्टि करेगा। तो पहले दोष कौन सा अपना, कफ, और पहला दुष्य कौन सा है, तो मेद। अब उसके बाद अब ये मेद के साथ मिलने के बाद क्या करेगा, जो शरीर का क्लेद है और मांस है उसके साथ मिक्स होगा। कौन? कफ और मेद। कफ की वृद्धि हुई थी, कफ की दुष्टि हुई थी, कफ पूरे शरीर में फैल रहा था, उसने मेद के साथ मिक्स हुआ, मेद की दुष्टि किया, है ना। सीक्वेंस सुनते जाओ कि क्या सीक्वेंस चल रहा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बच्चों वाली बात है। अब क्या बता रहे, सविकृतो दुष्टेन मेदसा उपहिता, कि मतलब जो विकृत कफ है वो मेद के साथ मिलकर शरीर का जो क्लेद है और मांस है इनके साथ मिल लेंगे। कफ था, कफ ने मेद को भी दूषित किया। अब ये दोनों क्या करेंगे, दोनों जाके शरीर के क्लेद और जो मांस है इनके साथ मिलेंगे और इनकी दुष्टि करेंगे। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट, जब ये मांस की दुष्टि करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, तो पूती मांस पीड़िका, है ना, दुर्गंध युक्त मांस की पीड़िका उत्पन्न होगी। कौन सी? जो हमने मधुमेह पीड़िका चरक सूत्र 17 में देखा था वही। शराविका, कच्छपिका, जालनी, सरशपी, अलजी, विनता, विद्रति, इनकी उत्पत्ति होगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, है ना, कि कफ और मेद किसकी दुष्टि करने के कारण जो मतलब पूती मास या वीगन से जो मधुमेह की पीड़िका या प्रमेह पीड़िका की उत्पत्ति होती है, तो आप बोलेंगे मांस की दुष्टि करने पर। मांस और क्लेद दोनों की दुष्टि करें, क्लेद की दुष्टि करने पर मूत्र की वृद्धि होगी, और मांस की दुष्टि करने पर यहाँ पर क्या हो रहा है, तो अपने जो 7 हमने मधुमेह पीड़िका देखी थी चरक सूत्र 17, मधुमेह पीड़िका कितने देखी थी हमने, 7। शराबिका, कच्छपिका, जालनी, सरशपी, अलजी, विनता, विद्रति, उनकी उत्पत्ति करेगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट आ जाएगा कि कफ और मेद किसकी दुष्टि करने के कारण 7 प्रकार के मधुमेह पीड़िका या प्रमेह पीड़िका की निर्मित करते हैं। तो अब बोलेंगे मांस की दुष्टि करने के कारण, है ना, मांस की दुष्टि करने के कारण यहाँ पर 7 प्रकार के अपने मधुमेह पीड़िका या प्रमेह पीड़िका की उत्पत्ति होती है। दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। यहाँ पर बता रहे स मासे मांस प्रदोषात पूती मांस पीड़िका शराबिका कच्छपिका आद्य, क्योंकि हमने पहले देख लिया था कि जो कफ था और मेद था ये शरीर के क्लेद और मांस के साथ मिक्स हो गए थे, है ना। और जब मांस की दुष्टि कर रही है तो वहां पर क्या हो रहा है, पूती दुर्गंधित मांस वाली पीड़िका जैसे शराबिका, कच्छपिका, जालनी आदि की उत्पत्ति कर रहा है। ठीक है, आगे अप्रकृति भूतत्वात शरीर क्लेदम पुनः दुष्येन मूत्रत्वेन परिणमयति। अभी हमने देखा कि कफ और मेद मांस के साथ तो मिल रहे थे, साथ में क्लेद के साथ भी मिल रहे थे। जब मांस के साथ मिल रहे थे तो 7 प्रकार की मधुमेह पीड़िका या प्रमेह पीड़िका की उत्पत्ति कर रहे थे, और क्लेद के साथ जब मिल रहे, क्लेद की दुष्टि कर रहे, तो उसका मूत्र में परिणमन कर रहे, उसको मूत्र में कन्वर्ट कर रहे, है ना। शरीर क्लेदम पुनः दुष्येन मूत्रत्वेन परिणमयति। जो कफ और मेद ये शरीर के क्लेद के साथ मिलकर जब उसकी दुष्टि करेंगे तो उसको मूत्र में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। शरीर के क्लेद को कफ और मेद मिलकर उसकी दुष्टि करके उसको मूत्र में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट करें। ये बात हम आगे फिर से देखेंगे इसके नेक्स्ट श्लोक में ही, बट अभी सुन लो आगे। मूत्र वाहनम च स्रोतसाम वंशन बस्ती प्रभवानाम, ये तो अपने को पता ही है
हम चरक विमान कौन से अध्याय में देखते हैं? स्त्रोत विमान अध्याय। कौन सा अध्याय? 5, 5। है ना? चरक विमान का 5वां अध्याय हम देखते हैं स्त्रोत विमान अध्याय, जहाँ पर स्त्रोतस के बारे में है ना, स्त्रोतस के दुष्टि लक्षण, स्त्रोतस के मतलब जो भी मूल स्थान है, इन सब का वर्णन करते हैं। तो वहां पर हम देखते हैं आचार्य चरक बताते हैं मूत्र वाहनम स्त्रोतसाम बस्ती मूलम वंशनौचा। क्या बताते हैं? बस्ती और वंशन, इनको ही मूल स्थान बताते हैं। तो वही बात यहाँ पर भी बताइए कि मूत्रवाह स्त्रोतस की उत्पत्ति, प्रभाव मतलब उत्पत्ति कहाँ पर होती है? वंशन और बस्ती से होती है। सेम बात हम देखेंगे चरक विमान 5 में, जहाँ पर आचार्य चरक बताएंगे मूत्र वाहनम स्त्रोतसाम बस्ती मूलम वंशनौचा। तो वही बात है। तो बोले वंशन और बस्ती में मेद और क्लेद चले गए, है ना, उनके मुख में गुरुता वगैरह कर दी, कफ ने वहां पर अवरोध कर दिया, और मतलब स्थिर और असाध्य ऐसे मतलब प्रमेय की उत्पत्ति वगैरह कर दी। दैट इज ऑल ओके। क्या क्वेश्चन बन सकता है? मूत्रवाह स्त्रोतस का प्रभाव उत्पत्ति कहाँ पर होती है? तो वंशन और बस्ती, वो ही उसके मूल स्थान है। ये चरक विमान 5 में भी देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। दूसरी बात कि जो मधुमेह पीड़िका या प्रमेह पीड़िका की जो उत्पत्ति होती है, यहाँ पर कफ और मेद किसकी दृष्टि करते हैं? बोलो। मास की। मांस हाँ की, सर। है ना? कफ और मेद जो है मांस के साथ मिक्स हो गए, मांस की दृष्टि करेंगे, तो उसकी वजह से अपने पूती मांस जो प्रमेह पीड़िका है उसकी उत्पत्ति होगी, है ना? और मूत्र की वृद्धि क्यों हो रही है? क्योंकि जो कफ है और मेद है वो क्लेद क्लेद के साथ मिक्स होकर क्लेद की जब दृष्टि करेंगे तो वहां पर क्या होगा? तो मूत्र की उत्पत्ति या मूत्र की वृद्धि होगी। क्लियर है? प्रमेय में हम किसी का तो अनम्यूट रह गया है ना, म्यूट कर लो। ओके, यहाँ पर हम बार बार देख रहे हैं कि कफ है मेद है, कफ और मेद ने मांस के साथ मिला उसको दूषित किया, क्लेद के साथ मिला उसको भी दूषित किया। जब मांस के साथ मिलकर दुष्टि कर रहे हैं तो वहां पर अपने प्रमेय पीड़िका की उत्पत्ति हो रही है, क्लेद के साथ मिलकर उसकी दुष्टि कर रहे हैं तो मूत्र की वहां पर वृद्धि हो रही है। ठीक है, आगे आ जाओ। ये हो गया अपना सब सीक्वेंस। शरीर क्लेदस्तु श्लेष्म मेदो मिश्र प्रविशन मूत्राशय मूत्रत्वम आपद्यमानः। बोले शरीर का जो क्लेद है इसमें जब कफ और मेद मिक्स होकर उसको मूत्राशय में लेके आते हैं तो मूत्रत्वम, शरीर जो क्लेद था उसको मूत्र में वो क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं, है ना? वी नो दिस थिंग कि मतलब क्या देख रहे हैं हम करके, है ना? तो कभी आ गया कि शरीर के जो अपने श्लेष्म और मेद किसके साथ मिक्स होकर किसकी दुष्टि करके मूत्रत्व लेके आती है उसमें, या मूत्र की वृद्धि करते हैं, तो अपने शरीर क्लेद कि शरीर क्लेद के साथ कफ और मेद मिक्स होकर उसको मूत्राशय में लेकर आकर उसमें मूत्रत्व की मतलब उसको मूत्र में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? क्लेद बढ़ा हुआ है तो मूत्र भी क्या होता है? बढ़ जाता है वहां पर, है ना? कफ मेद बढ़े हुए, कफ और मेद शरीर का क्लेद को दूषित कर रहे हैं और उसमें मूत्रत्व मतलब मूत्र की उत्पत्ति वगैरह करवा रहे हो। ठीक है, अब उसके बाद बोले कफज जो प्रमेय है तो यहाँ पर कफ के 10 गुण की वजह से उत्पन्न होता है। कफज प्रमेय कितने? 10। तो यहाँ पर कफ के 10 गुण की वजह से कफज प्रमेय भी कितने? 10। तो कभी पूछ लिया आचार्य चरक ने प्रमेय निदान अध्याय में कफ के कितने गुण बताए, तो बोले कि 10 गुण बताए, और यहाँ पर कफ के 10 गुण की वजह से कफज प्रमेय भी कितने? 10। तो 10 गुण कौन से बताए? श्वेत, शीत, मूर्त, पिच्छिल, अच्छ, स्निग्ध, गुरु, मधुर, सांद्र प्रसाद, एक मानेंगे हम, मंद। क्योंकि अगर सांद्र प्रसाद को अगर हमने अलग अलग मान लिया तो 11 हो जाएगा, और यहाँ पर इन्होंने 11 किया है ना? थोड़े से मतलब ये नशे में थे, यहाँ पर खुद ही बोलते हैं कि कफ के 10 गुण और यहाँ पर 11 काउंट हो गए। अब 11 क्यों हो गए? 11 इसलिए हो गए क्योंकि इन्होंने सांद्र और प्रसाद को अलग अलग मान लिया। चक्रपाणी यहाँ पर बोलते हैं सांद्र प्रसाद को हम एक ही लेंगे, अलग अलग नहीं लेंगे। सांद्र प्रसाद, ये सांद्र जो कफज प्रमेय उसकी उत्पत्ति में भी कारण होगा, और सांद्र प्रसाद जो कफज प्रमेय उसकी उत्पत्ति में भी कारण होगा, है ना? तो कहीं पूछ लिया कफज प्रमेय कितने? 10। तो कफज प्रमेय है जब 10 है तो ये कफ के 10 गुण की वजह से उत्पन्न हो रहे हैं। कफ के 10 गुण कौन से बताए यहाँ पर? श्वेत, शीत, मूर्त, पिच्छिल, अच्छा, अच्छा मतलब स्वच्छ क्लियर जैसे जल होता है, स्निग्ध, गुरु, मधुर, सांद्र प्रसाद और मंद। सांद्र और प्रसाद को अलग अलग नहीं मानोगे, एक ही मानोगे आप, है ना? मंद, ऐसे करके यहाँ पर कफ के 10 गुण बताए जिसकी वजह से 10 प्रकार के कफज प्रमेय होते हैं, है ना? संहिता में अपने को करेक्शन करना चाहिए वहां पर, है ना? अगर कुछ गलत बातें अपने को लग रही है तो करेक्शन करेंगे उसके। ये तो हमने कफ के 10 गुण देख लिए, एक मिनट जस्ट। उसके बाद हम देख रहे हैं कफ के 10 प्रकार। कफ के 10 प्रकार कौन से? एक तो उदक मेह, उदक मतलब जल, कि जल के समान मतलब क्या होगी? मूत्र की प्रवृत्ति। लक्षण हम देखेंगे, अब खाली नाम सुनो। इक्षु वालिका, बालिका नहीं है ना, वालिका, बालिका नहीं आएगा, वालिका। इक्षु वालिका मतलब गन्ने के रस के समान वहां पर मूत्र की प्रवृत्ति होगी। सांद्र मतलब थिक,
दैट इज सांद्र प्रमेह, सांद्रमेह, सांद्र प्रसाद कि कुछ भाग थिक हो गया है, कुछ भाग कैसे क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल यूरिन को आप किसी कंटेनर में आपने स्टोर करके रख दिया, तो कुछ समय बाद आप देखोगे तो नीचे जो होगा थिक भाग होगा, ऊपर कैसे होगा क्लियर होगा, तो दैट इज सांद्र प्रसाद। सांद्र मतलब थिक, प्रसाद मतलब क्लियर, है ना। देन वी आर सेइंग शुक्लमेह, व्हाइट कलर की शुक्रमेह, शुक्र के साथ मिक्स होकर शुक्र के समान दिखने वाली ऐसे मूत्र की प्रवृत्ति। शीत नाम में ये। सिक्ता, सिक्ता मतलब रेत, है ना, बालू कि मतलब जैसे अश्मरी होते हैं, स्टोन्स होते हैं, रीना स्टोन, उसके जब छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं उसको हम सिक्ता करके बोलते हैं, है ना। हैंड रेस करके कोई तो आंसर दो, अश्मरी के कितने विकृति देखे थे हमने सुश्रुत के अनुसार और कौन से देखे थे? अश्मरी के विकृति कितने और कौन से? प्रशांत बोलो। में शर्करा और सिक्का। कौन सा मेह? भस्म मेह, है ना। भस्म। या शर्करा, सिक्ता और भस्म मेह, ऐसे करके हम 3 प्रकार के अश्मरी के विकृति देखते हैं। अश्मरी एक रीनल स्टोन है, अब इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए तो डैट विल बी सिक्ता, है ना, कि मतलब जैसे रेत के समान मतलब छोटे छोटे टुकड़े हो गए, उससे भी छोटे छोटे हो गए, है ना, तो एक्चुअली छोटे छोटे टुकड़े हो गए, डैट इज शर्करा, कि जैसे चीनी के कण के समान, है ना, उससे भी छोटे हो गए तो रेत के समान, डैट इज सिक्ता, उससे भी छोटे हो गए तो कैसे भस्म के समान, राख के समान हो जाएंगे, है ना। तो ये अश्मरी की हम 3 विकृति देखते हैं कि ब्रेक होने के बाद कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है। या तो सिक्ता मेह कि मतलब जहाँ पर रेत के कण के समान वहां पर मूत्र की प्रवृत्ति हो रही है, उसमें से निकल रहे हैं। शनही मेह, शनही मतलब हम बोलते हैं ना कुछ क्षण वेट करो, मतलब आराम आराम से, मंद मंद अवेगम। अलाल मेह अपने थूक के समान, है ना, कि थूक के समान जैसे सलाइवेशन हो रही है, उसमें फाइबर्स वगैरह जैसे मतलब तार वगैरह निकल रही है वैसे, है ना। तो ऐसे कफच प्रमेय कितने बताए? 10। उदक मेह, इक्षु वालिका रस मेह, सांद्र मेह, सांद्र प्रसाद मेह, शुक्लमेय, शुक्रमेय, शीतमेय, सिक्तामेय, शनैमेय, आलालमेय। निमोनिक करना, निमोनिक। उस इक्षु का सांद्र प्रसाद शनई शनई खाकर लाला के श्वेत और शीत शुक्र में सिक्ता हो गए। लाला नाम का एक आदमी था, है ना, वो क्या कर रहा था? इक्षु का सांद्र प्रसाद, इक्षु गन्ने का थिक मतलब प्रसाद कर रहा था, तो उससे उदक, इक्षु से इक्षु वालिका, सांद्र से सांद्र, सांद्र प्रसाद, प्रसाद से सांद्र प्रसाद, शनई शनई, शनई में थोड़ा थोड़ा करके खा रहा था, लाला से अलाल में, शुक्ल मेह, शीत मेह, सिक्ता मेह, ऐसे करके 10 प्रकार के हमने कफच प्रमेय, ठीक है। उसके बाद कफच प्रमेय की साध्य साध्यता बता रहे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो बोले कफच प्रमेय जो 10 प्रकार के वो साध्य होते हैं। क्यों साध्य होते हैं? कफच प्रमेय तो कफ की प्रधानता, है ना, पहला रीजन। यहाँ पर एक तो कफ की प्रधानता है जो समान गुण वाले मेद के साथ मिक्स हो गए। ओके, कफ कैसा होता है? स्निग्ध होता है, और मेद कैसा होता है? स्निग्ध होता है। तो दोनों की जो हम चिकित्सा करेंगे वो कैसे करेंगे? रुक्ष द्रव्य के द्वारा करेंगे। तो दोनों की चिकित्सा भी कैसे? समान है, समक्रियत्वात। ओके, कफज प्रमेय में कफ की प्रधानता है, और कफ जो है वो मेद के साथ मतलब मिक्स हो रहा है या मेद को दूषित कर रहा है ना। समान गुण मेद स्थानकत्वात, कि समान गुण वाले मेद में जाकर आश्रित हो गया, उसको दूषित किया, उसको मिक्स हुआ उसके साथ दूषित किया। कफ और मेद की समान चिकित्सा होने की वजह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कफज प्रमेय साध्य है ना। कफ भी कैसा है? स्निग्ध है। मेद भी कैसा है? स्निग्ध है ना। कफ भी कैसा है? शीत है। मेद भी कैसा है? शीत है। तो दोनों में हम उष्ण, रुक्ष ऐसे चिकित्सा कर सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है, कफज प्रमेय में कफ की प्रधानता है, कफ और मेद समान गुण वाले, और यहाँ पर इनकी समक्रिया, समक्रिया होने की वजह से ये कैसे? तो साध्य है कफज प्रमेय, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कफज प्रमेय के जो 10 प्रकार थे उनके बारे में, उनके लक्षण देख रहे हैं, है ना। तो पहला हम देख रहे हैं उदक मेह, ध्यान में रखना है, उदक मेह, उदक मतलब जल, है ना, तो जल के समान ही होंगे। तो क्या लक्षण बता रहे? अच्छम, अच्छम मतलब एकदम क्लियर। बहु शीतम, व्हाट इज शीत? शीत मतलब होता है श्वेत, है ना। तो बोले अच्छम बहु शीतम। अब यहाँ पर अच्छम मतलब क्लियर, बहु मतलब अत्यधिक मात्रा में, और शीत मतलब श्वेत। बट इन्होंने क्या ले लिया? बहु शीतम की अधिक श्वेत होगा, ठीक है। याद रखो उदक में क्लियर तो होगा, बट कैसे होगा? ज्यादा ही वाइट होगा, ठीक है। और कैसे जल कैसे होता है? शीत होता है। निर्गंधम, नॉर्मल जल ले रहे हैं जो क्लियर जल है, तो उसमें से कोई गंध नहीं आएगा, है ना। तो ये लक्षण करोगे आप। उदक में हमें जल के समान याद रखना है। जल कैसे होता है? स्वच्छ होता है ना। और यहाँ पर उन्होंने बहु शीतम और ज्यादा वाइट मान लिया। शीत होता है, ये आपने को पता है। निर्गंधम, जल में कोई गंध नहीं होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा पीजी में? निर्गंध कौन से प्रकार की कफज प्रमेय का लक्षण है? तो वी शुड नो, जल दुर्गंधित नहीं होता है, नॉर्मल जल है, स्वच्छ जल है।
तो इसके लिए मतलब उदक मेह भी कैसा होगा, उदक मेह कफज प्रमेय का प्रकार है, जहाँ पर पेशेंट जो मूत्र की प्रवृत्ति कर रहा है उसके लक्षण हम देख रहे हैं कि जो मूत्र निकल रहा है वो क्लियर है, अधिक मात्रा में श्वेत है, शीत है और निर्गंधम की मतलब गंध से रहित है ना। उसके बाद हम देख रहे हैं इक्षु वालिका रस में, हाँ अब इक्षु वालिका देखो श्लोक में क्या है, इक्षु वालिका आएगा तो यहाँ पर बालिका नहीं बोलना है अपने को, है ना। गन्ने का रस, अब गन्ने के रस के समान ही इसके लक्षण है, क्या लक्षण है, अत्यंत मधुर, सीधी बात है। गन्ने का रस क्या होता है, ज्यादा ही मधुर होता है, शीत होता है, ईशत पिच्छिल, थोड़ा सा चिपचिपा भी होता है, गन्ने का रस सभी ने पिया होगा, है ना, थोड़ा सा कैसा होता है, चिपचिपा होता है। आविल, आविल मतलब मैला, मैला सा। अब गन्ने का रस जो हम लेते हैं वो क्या क्लियर होता है क्या एकदम, नहीं, थोड़ा सा मतलब कैसा होता है, तो मतलब मैला सा, है ना, ग्रीनिश ब्राउनिश ऐसे वगैरह कलर का वगैरह होता है। तो इसके लिए इसको क्या बोला है, आविलम, है ना। आविल मतलब क्या होता है, मैला मैला सा। तो इक्षु वाली का रस में हमें जो पेशेंट मूत्र की प्रवृत्ति करेगा वो कैसे होगा, आविल होगा, मैला मैला सा होगा। उदक में हमें कैसे था, अच्छम की स्वच्छता, क्लियर था, है ना। तो इक्षु वाली का रस में विशुद्ध गन्ने का रस कैसा होता है, ज्यादा ही मीठा होता है, शीत होता है, थोड़ा सा पिच्छिल होता है, और आविल कि मतलब क्लियर नहीं होता ना गन्ने का रस। गन्ने के रस में मतलब गन्ने के भी कुछ पार्ट वगैरह आ गए रहते हैं ना, उसके भी थोड़े मतलब पार्ट्स तो आ ही गए रहते हैं और एकदम क्लियर तो होता नहीं है वो, तो इसके लिए आविल करके यहाँ पर याद रखना है अपने को। उसके बाद हम देख रहे हैं सांद्रमेह, यस्य परियुषितम मूत्रम सांद्री भवती भाजने, भाजन मतलब पात्र में, एक पात्र में पेशेंट का जो यूरिन है वो अगर आपने परियुषित, परियुषित मतलब होता है कि बासी, बट यहाँ पर परियुषित मतलब होता है स्टोर करके रखने पर। जब आप स्टोर करके रखोगे तभी तो बासी होगा, कि पेशेंट की मूत्र को आपने कलेक्ट कर लिया और उसको आपने रात भर रख दिया, तो ये कैसा हो गया, परियुषित हो गया, है ना, कि कुछ काल रखने के बाद। तो वहां पर क्या हो जाएगी, सांद्रता, ये कैसे हो जाएगा, थिक हो जाएगा। तो डैट विल बी सांद्रमेह, कि एक पात्र में पेशेंट के मूत्र को रखने पर, परिचित मतलब रखने पर वो कैसा हो रहा है, सांद्र हो रहा है, थिक हो रहा है। तो ये किसका लक्षण है, सांद्रमेह का, है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बच्चों वाली बात है। आगे इंपॉर्टेंट, यस्य सहत्य मूत्रम किंचित, किंचित प्रसिद्धति, किंचित मतलब कुछ, थोड़ा, कैसा हो जाएगा, सहनीयते, व्हाट इज सहन्य, कि मतलब जो जम जाएगा। पेशेंट की यूरिन को जब आपने कलेक्ट करके कोई मतलब पात्र में रख दिया तो कुछ इसका भाग कैसे हो गया, सहते, सहनन मतलब कैसे हो गया, तीक हो गया, जम गया, और कुछ भाग कैसा है इसका, तो क्लियर है ना, कुछ भाग कैसे क्लियर है, दैट इज प्रसिद्धति, प्रसाद, क्लियर। तो सांद्र प्रसाद का मतलब क्या है, पेशेंट की यूरिन को जब आप कंटेनर में स्टोर कर रहे हो, है ना, कोई भी मतलब ग्लास ले लिया, कोई किस में भी ले लिया, है ना, सिलेंडर वगैरह ले लिया, उसमें आपने रख दिया, तो उसका कुछ भाग जम जाएगा और कुछ भाग कैसे होगा, क्लियर होगा। तो यस्य सहते मूत्रम किंचित, किंचित प्रसिद्धति किसका लक्षण है, तो सांद्र प्रसाद का है, सांद्र प्रसाद नहीं है, सांद्र प्रसाद प्रमेय का है, जो कफज प्रमेय का प्रकार है, ठीक है। तो सांद्र मतलब थिक, सहयत मतलब भी क्या, थिक। तो कभी एग्जाम में इतना आ गया, यस्य सहते मूत्रम किंचित, किंचित प्रसिद्धति आए नहीं, क्योंकि प्रसिद्धति से यू कैन कैच, अच्छा सांद्र प्रसाद के बारे में कह रहे हैं, तो खाली इतना ही आ गया, सहते मूत्रम किंचित, किंचित मतलब कुछ, मूत्र कैसे हो गए, थिक हो गए, तो कुछ मूत्र थिक हो गए, तो डेट इज सांद्र प्रसाद मेह का ये लक्षण है ना, सिंपल। उसके बाद हम देख रहे हैं शुक्ल में, हाँ शुक्ल मतलब व्हाइट, तो किसके समान व्हाइट, तो बोले पिष्ट के समान, आटे के समान। अब आटा मतलब यहाँ पर चावल का आटा, जब भी आपने श्लोक में आयुर्वेद में कहीं पर पिष्ट लिखा हुआ है, केवल पिष्ट लिखा हुआ है, तो डैट मीन्स चावल का आटा वहां पर, है ना। तो बोले शुक्लम पिष्ट निभम, चावल के आटे के समान जो श्वेत बन गए, मूत्रम अभीक्षणम यह प्रमेयति, यहाँ पर अभीक्षण वर्ड इंपॉर्टेंट है ना। शुक्ल में तो शुक्ल वन का आ गई, चावल के आटे के समान शुक्ल वन का, अभीक्षण मतलब बार बार, बार बार मतलब ये क्या कर रहा है, तो मूत्र का त्याग कर रहा है, शुक्ल में है ना। यहाँ पर हमने सांद्र प्रसाद में, सांद्र में, इक्षु वालिका रस में, उदक में, यहाँ पर कहीं पर हमने नहीं देखा था कि अभीक्षण की मतलब बार बार मूत्र का त्याग कर रहा है, ये हम कहाँ पर देख रहे हैं, तो अपना जो शुक्ल में है वहां पर हम देख रहे हैं, शुक्ल में हमें चावल के आटे के समान शुक्ल वन का होगा, ये बच्चों वाली बात हो गई। याद क्या रखोगे, अभीक्षणम, अभीक्षणम मतलब क्या, बार बार ये मूत्र का त्याग करेगा, पेशेंट बार बार जा रहा है वहां पर, ओके। उसके बाद हम देख रहे हैं शुक्र अभम शुक्रम विश्रम व मोह मेहति यो नरहा, शुक्र मेह में शुक्र के समान, ये शुक्र के साथ मिक्स होकर मूत्र की प्रवृत्ति पेशेंट बार बार कर रहा है, वहां मतलब और, तो शुक्र मेह में जरूरी नहीं है कि हमेशा शुक्र ही जा रहा है, शुक्र के समान दिखने वाले मूत्र की प्रवृत्ति या शुक्र के साथ मिक्स होकर मूत्र की प्रवृत्ति, दोनों चांसेस है ना, बच्चों वाली बात है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। शुक्र में है तो शुक्र में शुक्र के समान दिखने वाला मूत्र या शुक्र के साथ मिक्स होकर मूत्र की प्रवृत्ति करेगा बार बार, ठीक है।
उसके बाद हम देख रहे हैं शीत मेह। अब शीत मेह में सीधी बात है, यूरिन शीत तो होगा ही, नो डाउट, बट ये कैसा है, अत्यंत मधुर भी है, ज्यादा मधुर भी है। अत्यंत मधुर और कहाँ पर आया था? इक्षु में इक्षु बालिका। इक्षु में या इक्षु वालिका रस में भी हमने देखा था अत्यंत मधुर। शीत में कहाँ पर आ गया था? और उदक दो में उदक उदक में और उदक इक्षु वालिका रस में इक्षु बालिका। है ना। इक्षु वालिका रस में भी हमने शीत देखा था कि मतलब ठंडी यूरिन का पास हो रहा है। उदक में भी हमने देखा था शीत कि मतलब ठंडा यूरिन पास हो रहा है ना। तो शीत जो है वो अपने को शीत मेह में भी मिल रहा है, इक्षु वालिका रस में भी मिल रहा है, उदक मेह में भी मिल रहा है। यूरिन शीत किस किस में? शीत मेह में, इक्षु वालिका रस में और उदक मेह में, है ना। यूरिन अत्यंत मधुर किधर है? तो शीत मेह में और इक्षु मेह में, है ना, ये ध्यान में रखना है। अत्यंत मधुर तो चलो इक्षु वालिका रस मेह में तो आना ही था, क्योंकि गन्ने के रस के समान तो ज्यादा मीठा हो रहा है। बट जो शीत मेह उन्होंने बताया, अब शीत मेह में यूरिन शीत होगा, ये बच्चों वाली बात है, सभी को पता है। नाम इसीलिए शीत मेह कि जहां पर यूरिन कैसा हो रहा है, शीत हो रहा है। बट साथ में और क्या लक्षण बताया? अत्यंत मधुर। तो ये बात ध्यान में रखो, अत्यंत मधुर दो अपने को कफज प्रमेय में मिल रहा है, शीत मेह में और इक्षु वालिका रस मेह में। शीत मूत्रता कहां पर मिल रहा है? तो शीत मेह में तो मिलना ही था, इक्षु वालिका रस मेह में भी मिल रहा है और उदक मेह में भी मिल रहा है। तो शीत और अत्यंत मधुर ये दोनों दो दो इसमें तो मिल ही रहा है, और जो शीत है और उदक मेह में भी अपने को शीत मूत्रता मिल रही है। ऐसे करके अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे सिक्ता मेह। सिक्ता मतलब क्या? बालू। तो यहाँ पर छोटे छोटे कण निकलेंगे, तो क्या बता रहे हैं? मूर्तान मूत्रगतान दोषान अनुमेहति यो नरः, है ना। बोले मूर्त स्वरूप, मूर्त मतलब जैसे ठोस स्वरूप है, घन स्वरूप है ना। तो बोले मूत्र में से, है ना, दोषों के अणु मतलब छोटे छोटे मूर्त स्वरूप वाले क्या निकल रहे हैं? सिक्ता के समान निकल रहे हैं। तो इसके लिए उसको क्या बोला है? सिक्ता मेह। सिक्ता मतलब बालू, है ना। बालू के कण कैसे होते हैं? छोटे छोटे होते हैं, ठोस होते हैं। तो इसके लिए बोल रहे हैं मूत्र में से दोष कैसे अणु मूर्त स्वरूप में, छोटे और घन स्वरूप में, ठोस स्वरूप में, मतलब क्या निकल रहे हैं? तो कण निकल रहे हैं। तो डेट इज कॉल्ड एज सिक्ता मेह। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? श्लोक का वर्ड आएगा, हिंदी नहीं आएगा। मूर्तान मूत्रगतान दोषान अनुन्मेहति यो नरः, कि मूत्र में, है ना, दोष कैसे अणु छोटे छोटे और मूर्त स्वरूप में मतलब कैसे निकल रहे हैं। तो इसके इसलिए अपने को क्या लगेगा कि यहाँ पर यूरिन में से मतलब क्या निकल रहे हैं? तो सिक्ता बालू रेत निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोष कैसे हो गए? छोटे छोटे और मूर्त स्वरूप में निकल रहे हैं, इसके लिए उसको सिक्ता मेह करके बनाए। सिक्ता मेह में बालू नहीं निकलने वाला है, रेत हम मूतने वाले नहीं है। वहां पर मूत्र में से दोष कैसे निकल रहे हैं? छोटे छोटे और मूर्त स्वरूप में निकल रहे हैं। तो उसके लिए अपने को लगेगा कि जैसे सिक्ता रेत पास हो रही है वैसे करके, ठीक है। शनै मेह नाम में ये है ना। तो बोले मंदम मंदम अवेगम, यहाँ पर म कैसे हलंत है, जिसके लिए आगे क्या है? अ है। मंदम मंदम वेगम नहीं है ना, मंदम मंदम अवेगम की वेग रहित। यूरिन पास करते हैं, एक फ्लो जाता है, स्ट्रीम जाती है जो वेग के साथ जाती है। यहाँ पर पेशेंट जो यूरिन पास करेगा वो कैसा होगा? अवेग, वेग से रहित होगा और थोड़ा थोड़ा, है ना। तो बोले मंद मंद अवेगम तु कृच्छम, और यहाँ पर डिफिकल्टी मिलेगी, है ना, डिसयूरिया भी मिलेगा। कोई अभी तक हमने कफज प्रमेय नहीं देखा जहां पर पेशेंट को यूरिन पास करते समय डिफिकल्टी मिल रही थी। तो कभी आ गया कि कृच्छ मूत्रता अपने को कहां पर मिल रही है? शनै में हमें, जहां पर पेशेंट मंद मंद वेग रहित ऐसे मूत्र को पास कर रहा था, बट डिफिकल्टी से पास कर रहा था, तभी तो थोड़ा थोड़ा और धीरे धीरे पास कर रहा था वो, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस है। एक श्लोक अपने को 20 में, जहां पर हमने सिक्ता मेह देखा और शनै मेह में मंदम बिंदम अवेगम तो कृच्छम। तो यहाँ पर अपने को याद रखना है शनै मतलब क्या? शनै मतलब कि कुछ क्षण, तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके यूरिन पास कर रहा है और वेग से रहित पास कर रहा है और डिफिकल्टी से पास कर रहा है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर, है ना। उसके बाद आलाल मेह की लाला के समान, है ना। जैसे अपनी सलाइवेशन होती है, सलाइवेशन में भी कभी कभी मतलब जैसे म्यूकस वगैरह आ रहा है तो तार जैसे बन जाती है, तंतु के समान, फाइबर के समान बन जाती है, वैसे ही तंतु बद्धम इव आलालम पिच्छिलम यह प्रमेय थी। जस्ट इमेजिन थूक रहे जिसके साथ म्यूकस भी निकल रहा है, ठीक है। अब वो कैसा होगा? थोड़ा फाइब्रस होगा और पिच्छिल होगा। तंतुबद्धम इव आलालम पिच्छिलम, बोले आलाल के समान, दैट मीन्स अपने लाला के समान, है ना। जो मुख में से जो मल निकलते हैं, मतलब अपने जो मतलब सलाइवेशन वगैरह हो रही है, दैट इज लाला। तो बोले आलाल दैट इज लाला के समान जो तंतुबद्ध है और पिच्छिल है, उसको हम क्या बोलेंगे? आलाल में, हाँ, है ना। ईशत पिच्छिल कौन सा था? ईशत इक्षु पिच्छिल, बालिका इक्षु बालिका। इक्षु बालिका इक्षु में बालिका। इक्षु वालिका रस में हो बस ईशत पिच्छिल। अलाल में कैसे? पिच्छिल है और कैसे? तंतुबद्ध।
कि तंतु मतलब क्या, जैसे रेशेदार है, कि फाइबर्स वगैरह वैसे है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अलालमेय करके बोलेंगे। बोले ये सभी कैसे अपने 10 प्रकार के कफज प्रमेय हो गए। यहाँ पर 10 कफ के गुण बताए थे और 10 प्रकार के कफज प्रमेय बता दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, आंसर दो। कृच्छ मूत्रता किस में मिल रहा था अपने को? तनय तने में समय में शनई में हमें हमने देखा था मंदम मंदम अवेगम और कृच्छम करके देखा था। ओके। शीत मूत्रता कहाँ मिल रहा था? शीत उदक शीत और में उदक और इच्छुक इक्षु और में और शीत में है, इक्षुवालिका रस में है और उदक में है। अत्यर्थ मधुर कहाँ पर मिल रहा था? शीत शीत बालिका में में और इच्छु इक्षु बालिका बालिका में। या शीत में भी मिल रहा था, और इक्षुवालिका में तो मिलेगा ही मिलेगा। और कहाँ पर मिल रहा था? शीत में भी अपने को मिल रहा था, है ना, ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं पित्तज प्रमेय का हेतु, जो बहुत ही बेसिक बात है ना। उष्ण, अम्ल, लवण, क्षार, कटु, ये सभी पित्त की वृद्धि करने वाले बच्चों वाली बात है ना। कि अम्ल, लवण, कटु, उष्ण, क्षार, ये सभी पित्त की वृद्धि करते हैं, तो पित्तज प्रमेय के हेतु हो गए। अलग से बात याद रखेंगे। एक तो बोला उन्होंने अजीर्ण भोजन, कि पहला जो भोजन आपने किया था वो पचा नहीं, फिर आप भोजन कर रहे हो, तो ये पित्तज प्रमेय का हेतु माना है। और क्या माना है? विषम आहार, कि विषम भोजन करना, है ना। हमने विषम आसन और फिर मतलब अध्यशन, समशन, ये सब हम डेफिनेशन देख चुके हैं, ओके। अजीर्ण भोजन और विषम भोजन, ये पित्तज प्रमेय का हेतु माना है, ये ध्यान में रखोगे। बाकी सब बच्चों वाली बातें है ना, अति तीक्ष्ण, आतप, अग्नि संताप, है ना, क्रोध वगैरह करना, ये सभी मतलब क्या है, ये टिपिकली पित्तज वाले हैं, ओके। एक श्रम याद रख लो, श्रम नॉर्मली वात का हेतु होता है, बट श्रम को उन्होंने पित्तज प्रमेय का हेतु माना है। विषम आहार और अजीर्ण भोजन, ये याद रखोगे। बाकी यूजी में आप लिख रहे हो तो यूजी में वी नो पित्तज प्रमेय तो पित्त के हेतु, पित्त की वृद्धि करने वाले सभी को पता होता है। कटु अम्ल लवण पित्त की वृद्धि करते हैं, मधुर अम्ल लवण कफ की वृद्धि करते हैं, कटु तिक्त कषाय कफ वात की वृद्धि करते हैं। तो ये बच्चों वाली बात है, वो तो लिखोगे ही लिखोगे। अब पीजी स्पेसिफिक जब आप पढ़ रहे हो तो वी शुड नो, अगर बहुत ही डीप वाली बात हो जाती है, अजीर्ण भोजन और विषम भोजन, ये कौन से प्रमेय के हेतु माने? तो पित्तज प्रमेय के हेतु माने। और श्रम, श्रम मतलब परिश्रम करना, कुछ भी मेहनत वाली काम करना। श्रम से क्या होता है? वात की वृद्धि होती है, सभी को पता होता है, बट इन्होंने यहाँ पर पित्तज प्रमेय का हेतु माना है, इसके लिए आप ध्यान में रखोगे। बाकी तो कुछ इतना कोई खास नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब पित्तज प्रमेय है, तो यहाँ पर भी मतलब 6 प्रकार के, कफज प्रमेय 10 थे और 10 गुण थे। पित्तज प्रमेय 6 प्रकार के, और यहाँ पर पित्त के 6 गुण बताए। तो पित्तज प्रमेय के 6 प्रकार कौन से? क्षारमेय, कालमेय, नीलमेय, लोहितमेय, डेट इज रक्तमेय, मंजिष्ठामेय और हारिद्रामेय, है ना। निमोनिक क्या बनाएंगे हम? कल रात मनोहर नीला छाता लाया, है ना। कल से कालमेय, रात से रक्तमेय, जिसको लोहितमेय भी बोलेंगे, मन से मंजिष्ठा, हर से हारिद्रामेय, नीलमेय और क्षारमेय, छाता क्षारमेय, ओके। तो ऐसे पित्तज प्रमेय के 6 प्रकार बता रहे यहाँ पर आचार्य चरक। 6 प्रकार तो बता रहे, 6 गुण भी बताएंगे। जैसे हमने कफज प्रमेय के 10 प्रकार देखे थे और कफ के 10 गुण के वजह से देखे थे, तो यहाँ पर हम पित्त के 6 गुण के वजह से 6 प्रकार के पित्तज प्रमेय देख रहे हैं। कौन से 6 गुण? तो यहाँ पर उन्होंने बताया अम्ल, लवण, कटु, क्षार, विस्त्र और उष्ण। बोले इन 6 गुणों के अनुसार, तो यहाँ पर मतलब क्या होगा? तो 6 प्रकार के पित्तज प्रमेय हो गए, कफज प्रमेय नहीं हो गए, पित्तज प्रमेय हो गए, है ना। तो पित्तज प्रमेय कितने? 6, और 6 गुण कौन से 6? कटु, अम्ल, लवण, ये तीनों अपने को पता है, पित्त की वृद्धि करते हैं। क्षार, ये भी पित्त का वृद्धि कर रहा है। पित्त कैसा होता है? विस्त्र गंधी होता है, बचपन से हम पढ़ते ना, सह स्नेहम उष्णम तीक्ष्णम लघु विस्त्रम सरम द्रवम। पित्त कैसा होता है? विस्त्र गंधी होता है ना। और पित्त कैसा होता है? उष्ण होता है। तो यहाँ पर पित्त के 6 गुण बताए, जिसकी वजह से 6 प्रकार के पित्तज प्रमेय हो रहे हैं। क्षारमेय, कालमेय, नीलमेय, लोहितमेय, लोहितमेय, रक्तमेय, वनदिसेम, मंजिष्ठामेय और हारिद्रमेय, ओके। उसके बाद पित्तज प्रमेय की साध्य साध्यता बता रहे, वेरी इंपॉर्टेंट। कफज प्रमेय कैसा था? साध्य कैसे था? या असाध्य, या याप्य? साध्य। साध्य। साध्य जहां पर हमने रीजन देखा था, कफ की प्रधानता थी और कफ मेद के साथ स्थान कर रहा था, मतलब, और मेद कैसे थे? दोनों समान गुण वाले थे, तो वापस सम क्रिया भी थी, कफ और मेद की समान चिकित्सा थी। कफ भी शीत होगा, मेद भी शीत होगा, कफ भी स्निग्ध होगा, मेद भी स्निग्ध होगा। तो दोनों की चिकित्सा कैसी थी? स्निग्ध और वृक्ष चिकित्सा, सॉरी, दोनों की चिकित्सा हम वृक्ष और उष्ण चिकित्सा कर रहे थे, है ना, क्योंकि दोनों स्निग्ध और शीत थे। तो सम क्रिया होने की वजह से, सम चिकित्सा होने की वजह से कफज प्रमेय कैसा था? साध्य था। अब पित्तज प्रमेय कैसा है? विरुद्ध उपक्रम वाला है, तो इसके लिए कैसा है? याप्य। पित्तज प्रमेय कैसा है? विरुद्ध उपक्रम होने की वजह से याप्य है। अब विरुद्ध उपक्रम क्यों? तो पहले इन्होंने बोला संश्लिष्ट दोष मेद स्थानत्वात। संश्लिष्ट दोष, संश्लिष्ट मतलब संसर्ग, कि जहां पर
पित्तज प्रमेय में पित्त तो है बट कफ भी है। पित्त और कफ ये दोनों मेद के स्थान में जा रहे हैं, मतलब मेद को दूषित कर रहे हैं, मेद में आश्रित कर रहे हैं। मेन दुष्य 10 दुष्य भले ही होने दो, मेन दुष्य क्या है? मेद। जैसे कफज प्रमेय में हमने देखा था कफ मेद का स्थान ले रहा था, है ना, मतलब मेद में जाकर आश्रित कर रहा था और मेद को दूषित कर रहा था। पित्तज प्रमेय में केवल पित्त नहीं जा रहा है मेद में आश्रित होने या मेद को दूषित करने, कफ के साथ जा रहा है। ध्यान में रखना ये संश्लिष्ट दोष मेद स्थानत्वात। तो यहाँ पर संश्लिष्ट दोष मतलब क्या कि पित्तज प्रमेय में पित्त तो है बट साथ में कफ भी है। जैसे हम गुल्म देख रहे थे, गुल्म कौन से दोष के बिना नहीं होगा? वात के बिना। वात के बिना। वात के तो बिना। जब आप पित्तज गुल्म देख रहे थे तो वहां पर पित्त के साथ वात भी था। जब हम कफज गुल्म देख रहे थे वहां पर भी कफ के साथ वात था। जब हम रक्तज गुल्म देख रहे थे वहां पर भी हमने देखा था वात ने योनि के मार्ग में अवरोध किया था और आर्तव की संचिति कर रहा था। तो वैसे प्रमेय में भी हम देख रहे हैं कि पित्तज प्रमेय में भी केवल पित्त नहीं है, वहां पर भी कफ भी है। तो बोले संश्लिष्ट दोष, याद रखो पित्तज प्रमेय के याप्य होने के कारण में क्या बोला है? पहला कारण क्या बोला है? संश्लिष्ट दोष मेद स्थानत्वात, कि पित्त और कफ ये मेद में जाकर आश्रित हो रहे, मेद को दूषित करे। और क्या बता दिया? विरुद्ध उपक्रमत्वात च, कि विरुद्ध उपक्रम। वाय विरुद्ध उपक्रम? पित्तज प्रमेय में आप पित्त की चिकित्सा करोगे और साथ में अपना दुष्य क्या? मेद की चिकित्सा करोगे। अब पित्त कैसा है? उष्ण है, तो वहां पर आप शीत चिकित्सा करोगे। अब शीत चिकित्सा करने से पित्त का तो शमन होगा बट मेद की वृद्धि होगी, तो डेट इज विरुद्ध उपक्रम। शीत चिकित्सा कर रहे हो तो पित्त का तो शमन हो रहा है बट मेद की क्या हो रही? वृद्धि हो रही है। और वही अगर आप उष्ण चिकित्सा करोगे तो यहाँ पर मेद का तो नाश होगा, है ना, बट पित्त की क्या हो जाएगी? तो वृद्धि हो जाएगी। ओके, तो इसके लिए क्या हो गया? विरुद्ध उपक्रम। जहां पर आप ना शीत चिकित्सा कर पा रहे हो ना उष्ण चिकित्सा कर पा रहे हो, तो विरुद्ध उपक्रम होने की वजह से और संश्लिष्ट दोष मेद में स्थित होने की वजह से पित्तज प्रमेय कैसे याप्य है। कफज प्रमेय में हमने देखा था कफ की प्रधानता थी, कफ मेद जो समान गुण वाले थे वहां पर जाकर आश्रित हो रहे थे और कफ और मेद की समान चिकित्सा थी। दैट्स वाई कफज प्रमेय कैसा था? साध्य था, समक्रियत्वात्, समान चिकित्सा होने की वजह से। पित्तज प्रमेय कैसा है? विरुद्ध उपक्रम, कि पित्त की चिकित्सा करोगे मेद की वृद्धि होगी, मेद की चिकित्सा करोगे पित्त की वृद्धि होगी। तो विरुद्ध उपक्रम होने की वजह से ये कैसा होगा? तो अपना याप्य होगा। एजर्शन रीजन के क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो वात, इसलिए, तो वात मतलब रीजन दे रहे हैं इसलिए, तो एजर्शन रीजन क्वेश्चन बन सकता है कि पित्तज प्रमेय याप्य, ये आपका एजर्शन या स्टेटमेंट बन दे दिया और रीजन दे देंगे कि विरुद्ध उपक्रम की वजह से या संश्लिष्ट दोष मेद स्थान की वजह से। तो हम बोलेंगे रीजन भी सही है एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर जो भी स्टेटमेंट वन होगा उसके लिए। ठीक है, तो याद रखो पित्तज प्रमेय याप्य है क्योंकि संश्लिष्ट दोष मेद में आश्रित हो रहे, मेद को दूषित कर रहे। और दूसरी बात विरुद्ध उपक्रम है, पित्त और मेद की समान चिकित्सा नहीं है, अपोजिट चिकित्सा है। तो इसके लिए कैसे चले जाएगा? ये याप्य में चले जाएगा। ठीक है, उसके बाद पित्तज प्रमेय के लक्षण बता रहे हैं। क्षार मेह के लक्षण में कुछ करने की जरूरत नहीं है। बोले क्षार के समान गंध वाला, वर्ण वाला, रस वाला, स्पर्श वाला मूत्र की प्रवृत्ति होगी। क्षार मेह में क्षार के समान गंध, वर्ण, रस और स्पर्श वाले मूत्र की प्रवृत्ति हो रही है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। काल मेह, काल मतलब ब्लैक, काला, किसके समान? ब्लैक, स्याही के समान, है ना। तो बोले मसी वर्णम, आजकल की स्याही वी कैन से कि मतलब कैसे हो रही? ब्लू वगैरह कलर की हो रही है, ऑल दैट। एक आप मसी कल्पना भी देखते हो, जब आप रस शास्त्र वैशिष्ट कल्पना पढ़ते हैं तो वहां पर एक मसी कल्पना होती है ना। मसी कल्पना कैसे होती है? जहां पर हम जलाकर राग बना रहे हैं, आप क्लोज करके वगैरह आप किसी चीज को जला रहे हो, तो डैट इज मतलब मसी कल्पना, है ना। जैसे हस्ती दंत मसी बनाते हैं, जहां पर रोम की उत्पत्ति करने के लिए हम प्रयोग करवाते हैं, है ना। तो ये मसी कैसी होती है? ब्लैक कलर की होती है। तो इसके लिए काल मेह में उन्होंने क्या बोला है? मसी वर्णम, काला, ऐसे आता है काल मेह काला, तो किसके समान? मसी के समान। जैसे आप कोई राग भस्म वगैरह बना रहे हो उसके समान, है ना। तो मसी वर्णम अजस्त्रम यो मूत्रम उष्णम प्रमेयति। अजस्त्रम मतलब बार बार, है ना, कि कंटिन्यूसली, निरंतर, कि मसी वर्ण के समान और उष्ण मूत्र की प्रवृत्ति हो रही है। ये कौन सा है? तो काल में, काल में पित्तज, तो उष्ण हो रहा है बट सभी पित्तज प्रमेय में उष्ण नहीं हो रहा है। काल मेह में उष्ण हो रहा है और रक्त मेह में भी उष्ण हो रहा है। तो इसके लिए आप कैसे क्या याद रखोगे? उष्ण कार, कार कैसे होगी? गर्म हो गई है। तो काल मेह और रक्त मेह, यहाँ पर मूत्र कैसे हो रहा है? उष्ण मूत्र की प्रवृत्ति हो रही है ना। और इंपॉर्टेंट क्या आएगा? डायरेक्ट आएगा, मसी वर्ण मूत्र की प्रवृत्ति अपने को किस में मिलेगा? तो काल मेह में मिलेगा, है ना। याद रखो, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, सुश्रुत काल मेह का वर्णन नहीं करते, उसकी जगह पर अम्ल मेह मानते हैं, छोड़ दो यहाँ के लिए। अब याद रखो चरक काल मेह में बता रहे मसी वर्णम अजस्त्रम यो मूत्रम उष्णम। तो आप याद रखोगे उष्ण अपने को काल मेह में मिलेगा और कहाँ मिलेगा अपने को? तो रक्त मेह में उष्ण मिलेगा। तो आपका निमोनिक होगा उष्णकार, इजीली याद आएगा, गर्म कार, उष्णकार।
तो डेट इज काल में और रक्त में कैसे उष्ण है। ओके, दूसरा हमने क्या देखा, मसी वर्णम कि मसी के समान वर्ण वाली काली है करके। उसके बाद हम देख रहे हैं श्लोक नंबर 31 जहाँ पर नील मेह के बारे में हम देख रहे हैं। ओके, तो नील मेह में जो मूत्र की प्रवृत्ति होगी नील वन की होगी, बट किसके समान नील, तो बोले चाश पक्षी निभम। व्हाट इज चाश पक्षी, चाश पक्षी इज नीलकंठ, जिसकी कंठ कैसी नील वन की। बट एग्जाम में याद आना जरूरी थोड़ी है कि चाश पक्षी मतलब नीलकंठ करके, है ना। एग्जाम में तो क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, नीलकंठ पक्षी नहीं आएगा, एग्जाम में आएगा चाश पक्ष निभम, है ना। तो दैट इज चाश पक्ष मतलब नीलकंठ जो पक्षी होती है उसके समान नील वन की। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट आएगा चाश पक्ष निभम। कौन से मूत्र की कौन से प्रमेय के लिए कहा गया है, तो नील प्रमेय विच इज पित्तज प्रमेय। तो यहाँ पर नील वन की मूत्र की प्रवृत्ति होगी, बट डायरेक्ट नील वन नहीं लिखा है, क्या लिखा है, चाश पक्ष के समान, है ना। बोले चाश पक्षी जो होती है उसके समान ब्लू कलर की। और क्या बता रहे हैं यहाँ पर, अम्ल रसात्मक मूत्र की प्रवृत्ति होगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर, है ना। अलग अलग रस हम देखेंगे। नील मेह में हम देख रहे हैं अम्ल रसात्मक मूत्र की प्रवृत्ति, हारिद्र मेह में हम देख रहे हैं कटु रसात्मक मूत्र की प्रवृत्ति, है ना। और रक्त मेह में हम देखेंगे लवण रसात्मक मूत्र की प्रवृत्ति। डायरेक्ट यहीं से याद कर लो, मल्टीपल जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज है यही बता दी है। नील मेह में हम देख रहे हैं अम्ल रसात्मक मूत्र की प्रवृत्ति है, और कलर कैसा है, चाश पक्ष निभम, है ना। याद रखो, ये दो चीज याद रखना है, बाकी सब फालतू के टाइम पास करते नहीं बैठना है। बाद में ये बोला पित्त के प्रकोप से हो रहा है, नील मेह हो रहा है, वही सब बात बोले, कुछ करने की जरूरत नहीं। दो बात याद रखो कि चाश पक्ष के समान नील वन का, और अम्ल रसात्मक मूत्र की प्रवृत्ति नील मेह में। उसके बाद हम रक्त मेह में देख रहे हैं, है ना, विस्त्रम लवनम उष्णम च रक्तम मेहति यो नरः। तो बोले विस्त्र गंधी, है ना, विस्त्र गंधी मतलब आम के समान गंध वाला, लवन रसात्मक, और उष्ण मतलब मूत्र की प्रवृत्ति हो रही है। उष्ण हो रहा है, अभी हमने देखा रक्त मेह में हो रहा है, और क्या हो रहा था, उष्ण मूत्र प्रवृत्ति काल में काल में काल में जहाँ पर हमने देखा था उष्ण कार, है ना, काल मेह और रक्त मेह, जहाँ पर उष्ण मूत्र प्रवृत्ति हो रही है। और क्या देखा हमने, लवन रसात्मक, नील मेह में कौन सा रसात्मक था, अम्ल अम्ल रसात्मक रसात्मक, अम्ल अम्ल रसात्मक, अम्ल रसात्मक अम्ल रसात्मक। हारिद्र मेह में कौन सा रसात्मक होगा, कटु कटु रसात्मक कटु कटु रसात्मक, कठोर है ना। तो रस वाले सब एक साथ कर लेना है, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। और क्या बता रहा है, विस्त्र गंधी, विस्त्र गंध सीधी बात है पित्तज में आएगा, बट कौन से पित्तज में, डैट वी शुड नो, है ना। दो पित्तज में आएगा, रमा करके याद रखना अपने को, ओके, कि जो रक्त मेह और मंजिष्ठा मेह, विस्त्र रमा, रमा नाम की एक लड़की याद रख लो जो नहाती नहीं है, उसके शरीर से दुर्गंध आ रहा है। तो विस्त्र रमा अपना निमोनिक है कि रक्त मेह और मंजिष्ठा मेह, ये कैसे, तो इसमें मूत्र की प्रवृत्ति होगी, वो विस्त्र गंधी होगी। तो अब याद रख लो कि रमा कैसी है, नहाती नहीं है, तो विस्त्र गंध आता है उसमें से, गंध आ रही है उसमें से, है ना। तो रक्त मेह और मंजिष्ठा मेह, इसमें जो मूत्र की प्रवृत्ति होगी वो विस्त्र होगी, है ना, विस्त्र गंधी होगी। उसके बाद हम देख ही रहे मंजिष्ठा मेह, मंजिष्ठा उदक संकाशम, नाम में ये मंजिष्ठा मेह, तो मंजिष्ठा के क्वाद के समान रेड कलर की होगी, करने की जरूरत नहीं है। भृशम विस्त्रम, विस्त्र तो है, आम गंध तो आ रहा है, बट भृश अत्यधिक, अधिक मात्रा में, है ना। खाली इतना पूछ लिया विस्त्रगंधी कौन सा है, तो आप दोनों बोलेंगे, रक्त में है भी मंजिष्ठा में भी। बट अगर स्पेसिफिक पूछा भृश विस्त्र कि अत्यधिक मात्रा में विस्त्रगंधी कौन सा है, तो वहां पर आप केवल मंजिष्ठा लगाओगे, वहां पर रक्त मेह नहीं लगाओगे। रक्त मेह में गंध तो आ रही है, आम के समान गंध तो आ रही है बस, बट मंजिष्ठा मेह में अत्यधिक आम के समान गंध आ रही है, तो भृशम विस्त्रम करके बताया। याद रखो क्या बता रहा हूँ, एग्जाम में पीजी के क्वेश्चंस कैसे घूमते हैं और कैसे अपने को ध्यान में रखना है। खाली पूछा विस्त्रगंधी किसमें, तो बोले रक्त में भी मंजिष्ठा में भी। अगर पूछा भृशम विस्त्रम कि अत्यधिक विस्त्रगंध किस में आ रहा है, तो वहां पर आप बोलेंगे मंजिष्ठा में। बाकी करने की कुछ जरूरत नहीं है, मंजिष्ठा के क्वाद के समान होगा, ये अपने को पता ही है ना। हारिद्र में हम देख रहे हैं हारिद्रा के उदक के समान, दैट मीन्स हरिद्रा के क्वाद के समान होगा, कॉमन बात है, नाम है ये उसके। और कैसे होगा, कटु रसात्मक, क्या क्या देख लिया हमने, हारिद्र में है कटु रसात्मक, कौन सा प्रमेय है, अम्ल रसात्मक, नील में है नील नील में, में नील में मूत्र कैसा होगा, अम्ल रसात्मक। और कौन सा लवण रसात्मक, रक्त में, रक्त रक्त में, में, है ना, रक्त में कौन सा, लवण रसात्मक। तो यही सब कर लोगे, उसमें ही मोस्टली आपका जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट से कवर हो जाएगा। उष्ण कौन सा है, काल, काल में रक्त में। विस्त्र कौन सा है, रमा, रक्त में मंजिष्ठा में। कटु रसात्मक मूत्र हारिद्र में अम्ल रसात्मक मूत्र नील में और लवण रसात्मक मूत्र रक्त में होगा। ओके, ऐसे करके हो गया अपने पित्तज प्रमेह 6 प्रकार के, जो पित्त के 6 गुण की वजह से होते हैं। कफज प्रमेय हमने 10 प्रकार के देखे, जो कफ के 10 गुण की वजह से होते हैं, है ना। उसके बाद हम देख रहे हैं वातज प्रमेय के हेतु,
तो वीनो ये बच्चों वाली बात है। कषाय कटु तिक्त वात की वृद्धि करते, रुक्ष लघु शीत वात की वृद्धि करते, व्यायाम वैवाय वमन विरेचन आस्थापन शिरो विरेचन का अति योग होना। सीधी बात है, जब शोधन आप अति योग करोगे, दोष को अत्यधिक मात्रा में बाहर निकालोगे तो वात की वृद्धि होगी, है ना। सिंपल सी बात है। वमन विरेचन आस्थापन शिरो विरेचन, यहाँ पर जब आप दोषों को अधिक अत्यधिक मात्रा में बाहर निकालोगे तो वात की वृद्धि होगी, तो वातज प्रमेय होगा। मैथुन अत्यधिक मात्रा में करो तो शुक्र का नाश हो रहा है, धातु निकल रहा है तो वात की वृद्धि। व्यायाम अत्यधिक मात्रा में करो तो कफ और मेद का नाश हो रहा है, तो वहां पर भी वात, शरीर में रुक्षता आएगी तो वात की वृद्धि होगी, है ना। तो ये बच्चों वाली बात है। वेग संधारण हमने मल्टीपल टाइम्स देखा है, वात की वृद्धि करता है। अनशन भोजन नहीं करना, जहां पर हम विषम भोजन कर रहे थे, अजीर्ण भोजन कर रहे थे, वो कौन से प्रमेय का हेतु था? पित्तज प्रमेय। पित्तज, है ना। अजीर्ण भोजन, अजीर्ण होने पर भी भोजन कर रहे हो या विषम आहार कर रहे हो, वो पित्तज प्रमेय का था। अनशन, अनशन मतलब भोजन नहीं करना, सीधी बात है ना। ये बच्चों वाली बात है, तो ये सब टाइम पास नहीं करना है। अभिघात, दिस इज इंपॉर्टेंट। अभिघात मतलब इंजुरी, किसी ने मार दिया, ये वातज प्रमेय का हेतु बोला गया है। हैंड रेस करके आंसर दो। आम अभिघात, ये कौन से गुल्म का हेतु था? आम और अभिघात कौन से गुल्म का हेतु था? प्रशांत बोलो। सर पित्तज। पित्तज गुल्म, है ना। पित्तज गुल्म में हमने देखा था आम अभिघात और रुधिरम च दुष्यति, है ना, कि आम अभिघात और रक्त की दृष्टि होगी, तो हमने पित्तज गुल्म के हेतु में देखा था। और अभिघात हम कौन से प्रमेय के हेतु में देख रहे हैं? तो वातज प्रमेय के हेतु में हम देख रहे हैं। अब कोई तो हैंड रेस करके आंसर दो। आगंतुक ज्वर देखे थे हमने 4 प्रकार के, उसमें एक अभिघातक ज्वर भी था। अभिघातक ज्वर में किसकी दृष्टि हो रही थी? अभिघातक ज्वर में आलोक बोलो। वात और रक्त, है ना। तो तीनों मतलब रेफरेंस याद रखो। अभिघातक ज्वर में वात और रक्त की दृष्टि। अभिघात कौन से गुल्म का हेतु था? तो अब लगे पित्तज गुल्म का हेतु था। अभिघात कौन से प्रमेय का हेतु है? तो अब लगे वातज प्रमेय का हेतु है। बाकी वीनो शोक या फिर रक्त अधिक मात्रा में निकल गए, जागरण वगैरह हम कर रहे हैं, है ना, शरीर को विषम वगैरह रख रहे हैं, उल्टा सीधा सो रहे हैं, है ना। तो ये सब क्या होगा? तो ये सब वातज प्रमेय का हेतु है। तो ये सब रीड कर लेना है, ये सब रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। आगे आ जाओ। आगे हम देख रहे हैं वातज प्रमेय की संप्राप्ति, है ना। तो यहाँ पर वीन हो कि वात क्या करेगा, वसा को जब लेके आ रहा है बस्ती में, मूत्र के साथ निकल रहा है तो वसा में, है ना, और ओज को लेके आ रहा है, ओज को निकाल रहा है तो ओजो में, लसिका को निकाल रहा है, लसिका को निकाल रहा है तो लसिका में। ये सब बच्चों वाली बात है। अब इंपॉर्टेंट बात पर ध्यान देगा। लसिका में क्या बता रहे हैं? लसिका अति बहुत वात विक्षेपात च वायो खलु अस्य अतिमूत्र प्रवृत्ति संगम करोति तदा मत इव गज शरति अजस्त्रम मूत्रम अवेगम तो हस्ति मेहिनम आचक्षते। वातज प्रमेय 4 प्रकार के, कौन से 4 प्रकार के? वसामेह, मज्जामेह, हस्तिमेह, मधुमेह। अब हस्तिमेह को ही हम लस्सी का मेह भी बोलते हैं। हस्तिमेह को क्या बोलते हैं? लस्सी का मेह बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मूत्र के साथ लस्सी का निकलता है। वसामेह में वसा निकल रहा है मूत्र के साथ, मज्जामेह में मज्जा निकल रहा है मूत्र के साथ, वात ही लेके आ रहा है हमको। हस्तिमेह में लस्सी का निकल रहा है, याद रखो हस्तिमेह को लस्सी का मेह भी बोलते हैं, क्योंकि वहां पर लस्सी का निकल रहा है। मधुमेह को हम ओजोमेह करके भी बोलेंगे, क्योंकि मधुमेह में ओज निकलता है, तो इसके लिए वहां पर ओजोमेह भी बोलेंगे। मधुमेह को शौद्रमेह भी बोलेंगे, क्योंकि शौद्र मधु वनंदी, है ना, सेम पर्यायवाची होते हैं, प्रकार में भी आ जाते हैं, है ना। कितने प्रकार के मधु बताते चरक? 4 4 4 प्रकार के। शुष्क कितने प्रकार के मधु बताते हैं? 8 8 प्रकार, है ना। तो यहाँ पर पहले याद रखो, वातज प्रमेय 4 प्रकार के, वसामेह, मज्जामेह, हस्तिमेह और मधुमेह। हस्तिमेह को लसिका मेह भी बोलेंगे, मधुमेह को हम ओजोमेह या फिर मतलब शौद्रमेह भी बोलेंगे, है ना। तो याद रखना हस्तिमेह लसिका मेह, तो यहाँ पर लसिका के बारे में देख रहे हैं, है ना। लसिका को वायु ने लेके आ गया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट, अति मूत्र प्रवृत्ति संगम करोति। मूत्र अधिक मात्रा में तो निकाल रहा है, बट रुक रुक कर निकाल रहा है, याद रखो दोनों बातें। अति मूत्र प्रवृत्ति संगम करोति, लसिका मेह या हस्तिमेह में मूत्र की अधिक मात्रा में तो निकल रहा है, बट कंटिन्यूसली नहीं निकलेगा, रुक रुक कर निकलेगा। अत्यधिक मात्रा, समझ में आ गया? आउटपुट ज्यादा है बट एक साथ नहीं निकल रहा है, रुक रुक कर निकल रहा है। ये बात इंपॉर्टेंट है अपना लसिका या हस्तिमेह में। क्या? अति मूत्र प्रवृत्ति संगम करोति। जब हम चिकित्सा स्थान में देखेंगे तभी भी मतलब ये सब वर्ड मिलेगा अपने को, कि वहां पर भी अपने को मिलेगा कि विबद्ध, कि मतलब वहां पर क्या हो रहा है, रुक रुक कर मतलब क्या निकल रहा है, तो मूत्र निकल रहा है करके, है ना। सतत विबद्धम करके अपने को मिलेगा। सतत मतलब कि मतलब बार बार मूत्र प्रवृत्ति करेगा बट रुक रुक कर करेगा। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं हस्तिमेह में
कि अति मूत्र प्रवृत्ति संगम करोती, ज्यादा मात्रा में यूरिन निकल रहा है बट रुक रुक कर निकल रहा है। अब देखो वापिस वही बात बता रहे, मत ईव गज, गज मतलब हाथी, है ना, मत जो अपने ही नशे में, है ना, हाथी कैसा है, हाथी चलते रहता है अपने ही मस्ती में चलते रहता है पागलों की तरह, है ना, और फिर मतलब नशे की तरह मतलब चलते रहता है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। शरति अजस्त्रम मूत्रम अवेगम, अजस्त्रम मतलब क्या, कि जहां पर मतलब बार बार कर रहा है बट कैसे, वेग रहित, क्यों, क्योंकि यहाँ पर संग है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इसके लिए वेग नहीं होगा, रुक रुक कर करेगा, अत्यधिक मात्रा में करेगा, है ना, तो वो यही बता रहे, वेग से रहित मूत्र को बार बार निकालेगा। ये हो गया हिंदी, एग्जाम में हिंदी नहीं आएगा, एग्जाम में क्या आएगा, शरति अजस्त्रम मूत्रम अवेगम। अजस्त्रम मतलब क्या, कि जहां पर मतलब बार बार कंटिन्यूअसली बार बार मतलब कर रहा है बट वेग से रहित कर रहा है ना, पागल हाथी की तरह, तभी उसको हम हस्ती मेह भी बोल रहे हैं, है ना, लसी का मेह हस्ती मेह सेम, ये पागल हाथी के समान या वीगन से मत वाले हाथी के समान क्या कर रहा है, मूत्र का बार बार त्याग कर रहा है बट वेग नहीं है उसमें, कोई फोर्स नहीं है ना। आपने हाथी को देखा रहेगा रास्ते में चलते हुए, रास्ते में चलते रहता है, मल की प्रवृत्ति कर रहा है, मूत्र की प्रवृत्ति कर रहा है, बार बार मतलब करते रहे, पूरे रोड में मतलब यूरिन पास करते हुए चल रहा है बट वेग नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अति प्रवृत्ति संगम करोति, यह हस्ती में का लक्षण है। आगे क्या बता दिया, अजस्त्रम मूत्रम अवेगम, मीनिंग एक ही है, वर्ड डिफरेंस है, अजस्त्रम मतलब बार बार, वेग से रहित मूत्र की प्रवृत्ति कर रहा है, उसको हम हस्ती मेह बोलेंगे, ठीक है। आगे क्या बता रहे हैं, आगे अपना मधुमेह, तो बोले ओजह पुनः मधुर स्वभाव तद यदा रोक्षाद वायु, तो बोले ओज कैसे होता है, मधुर स्वभाव वाला होता है, मधुर रसात्मक होता है ना, बोले जो रुक्ष वायु है, कषाय द्वेन, कषायता के साथ, कषाय रस के साथ, मूत्राशय मतलब ब्लैडर में ओज को लेके आएगा और ओज के साथ मूत्र को निकालेगा, दैट इज मधुमेह। कौन से ओज को निकालेगा, पर ओज या अपर ओज, अपर अपर ओज, पर ओज कहाँ पर है, हृदय में, पर ओज का प्रमाण कितना है, अष्ट बिंदु, किसके अनुसार, चक्रपाणी के अनुसार, बट अरुंधत कितना बताएंगे, पर ओज 6 बिंदु। 6 बिंदु, साइड में लिख के रखो, पर ओज वी नो हृदय में होता है ना, पर ओज का मतलब प्रमाण चक्रपाणी के अनुसार कितना, 8 बिंदु, 8 ड्रॉप्स, अरुंधत के अनुसार कितना, 6 ड्रॉप्स, मल्टीपल टाइम्स हो चुका है बट नए बच्चे आते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ओजमेह, जिसको हम मधुमेह भी बोलते हैं, शौद्रमेह भी बोलते हैं, तो मधुमेह में सीधी बात है ओज निकलेगा, तभी तो उसको ओजमेह बोल रहे हैं। यहाँ पर वात, जो रुक्ष वात है, वो कषायता के साथ मिलकर जो मधुर रसात्मक ओज है उसको यूरिन के साथ निकाल रहा है, तो कौन सा ओज, कभी आ गया स्टेटमेंट दे दिया है कि मतलब मधुमेह में अपर ओज निकलता है, तो आप बोलेंगे राइट है, अगर लिख दिया कि पर ओज निकलता है तो आप बोलोगे गलत है, पर ओज निकल गया तो मृत्यु हो जाएगी, वहां पर पेशेंट बचेगा नहीं, तो अपर ओज निकल रहा है जो अर्धांजलि प्रमाण होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, मधुमेह, क्लियर है। मधुमेह में मूत्र के साथ ओज निकल रहा है, हस्तिमेह में मूत्र के साथ क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है, लसिका। लसिका, बाकी वसा में वसा निकलेगा, मज्जा में मज्जा निकलेगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे चलो, आगे हम देख रहे हैं श्लोक नंबर 38 में, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वातज प्रमेय की साध्य साध्यता क्या है करके, है ना। हमने कफज प्रमेय देखा था, साध्य था, सम क्रिया होने की वजह से, पित्तज प्रमेय हमने देखा था, याप्य था, विषम क्रिया या विरुद्ध उपक्रम होने की वजह से, वातज प्रमेय हम देख रहे हैं असाध्य है, क्या रीजन दिया यहाँ पर, बोले इमा चतुरा प्रमेयान वातजान असाध्यान आचक्षते, बोले जो वातज प्रमेय होते हैं 4 प्रकार के, ये असाध्य होते हैं, क्यों, महा अत्यक्तवात विरुद्ध उपक्रमत्वात चाहिए, महा अत्यक्तवात, महा मतलब अधिक मात्रा में, कॉम्प्लिकेशन उपद्रव करने की वजह से, है ना, महा अत्यक्तवात, वातज प्रमेय में उपद्रव अधिक हो गए, और विरुद्ध उपक्रम, किसका विरुद्ध उपक्रम, प्रमाण प्रमुख दृश्य कौन सा अपना प्रमेय में, मेद। मेद, है ना। यहाँ पर वातज प्रमेय में वात की चिकित्सा करनी है, मेद की चिकित्सा करनी है, वात की चिकित्सा करने के लिए आप क्या करोगे, स्निग्ध चिकित्सा करोगे, स्निग्ध चिकित्सा से वात का तो शमन होगा बट वहां पर मेद की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अगर आप वृक्ष चिकित्सा करते हो तो मेद का तो शमन होगा बट वात की वहां पर वृद्धि हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर विरुद्ध उपक्रम तो है, पित्तज प्रमेय में भी विरुद्ध उपक्रम था, है ना, बट वो कैसे था, याप्य था। वातज प्रमेय में विरुद्ध उपक्रम तो है बट साथ साथ में क्या है, महा अत्यक्तवात, अत्यधिक मात्रा में उपद्रव कर रहा है, तो इसके लिए वातज प्रमेय कैसे हो जाएगा, असाध्य हो जाएगा, याद रखो। पित्तज प्रमेय भी हमने देखा था कि वो भी विरुद्ध उपक्रम था बट वो कैसे था, याप्य था, है ना, क्योंकि केवल विरुद्ध उपक्रम था तो वो याप्य था पित्तज प्रमेय। वातज प्रमेय विरुद्ध उपक्रम तो है बट साथ में अत्यधिक कॉम्प्लिकेशन भी कर रहा है, महा अत्यक्तवात, तो इसके लिए वातज प्रमेय कैसा हो जाएगा, असाध्य हो जाएगा, है ना।
हमने कौन से गुल्म में देखा था आत्तिक अवस्था आ रही थी, विरेचन दे रहे थे? पित्तज गुल्म। पित्तज गुल्म, है ना। पित्तज गुल्म में हमने देखा था आत्तिक अवस्था के उपद्रव से युक्त वगैरह रह गए तो बहुदोष वाली स्थिति है, तो विरेचन हम दे रहे थे, है ना। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ गए कि कौन से गुल्म में आत्तिक चिकित्सा की जाती है, तो हम बोलेंगे पित्तज गुल्म में। आश्वासन चिकित्सा हमने कौन से गुल्म में देखा था? पित्तज गुल्म। पित्तज गुल्म में ही देखा था, है ना। तो यहाँ पर रीजन याद रखो, वातज प्रमेय के असाध्यता का दो कारण बोला है, एक तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन महाअतिरिक्त वात, और दूसरा विरुद्ध उपक्रम की मतलब अपोजिट चिकित्सा होने की वजह से, कि वात और मेद की क्या होती है, अपोजिट चिकित्सा होती है, तो इसके लिए वो असाध्य है। वातज प्रमेय कितने प्रकार के? 4। वसामेह, मज्जामेह, हस्तिमेह और मधुमेह। हस्तिमेह को हम लसिका मेह भी बोलेंगे, और मधुमेह को हम क्या, शौद्रमेह और ओजोमेह करके ही बोलेंगे। हस्तिमेह में लसिका निकलता है, मधुमेह में ओज निकलता है ना। बार बार हम एक ही बात देख रहे हैं। या उसके बाद हम 4 प्रकार के प्रमेय के लक्षण देख रहे हैं। आवाज आ रही है मेरी? कंफर्म करोगे तो? यस ओके, यस सर, आ रही है। यस। हमने 4 प्रकार के प्रमेय, वातज प्रमेय देख लिए, उसकी साध्य साध्यता देख ली। अभी हम 4 प्रकार के जो प्रमेय है उनके लक्षण हम देख रहे हैं, है ना। तो वसा मेह, तो सीधी बात है, वसा मिश्रम वसा अभम व मतलब क्या होता है? और कि एक तो वसा के साथ मिक्स होकर या वसा के समान, है ना, वसा के समान या वसा के साथ मिक्स होकर। जैसे हमने शुक्र मेह देखा था कि शुक्र के समान, ये शुक्र के साथ मिक्स होकर निकल रहा था। मुहु मेहती कि बार बार मतलब क्या करेगा, मूत्र का त्याग करेगा। तो मोह मेहती अपने को वसा मेह में भी मिल रहा है, मज्जा मेह में भी हम देख रहे हैं मोह मेहती कि बार बार मतलब क्या करेगा, तो मूत्र का त्याग करेगा, ठीक है। तो कहीं पूछ लिया कौन से वातज प्रमेय में मोह मेहती, मोहर मतलब क्या होता है, बार बार मूत्र का त्याग, अपने को वसा मज्जा दोनों में मिलेगा। वसा मज्जा में और कुछ लक्षण करने की जरूरत नहीं है। वसा मेह में वसा के समान या वसा के साथ मिक्स होकर कर रहा है। मज्जा मेह में भी क्या बोल रहा है, मज्जा नाम सह मूत्रेन कि मज्जा के साथ मतलब मूत्र की प्रवृत्ति हो रही है। तो ये सब करने की जरूरत नहीं, ये कोई नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ सकते हैं, मोहर मेहती कि बार बार मूत्र का त्याग अपने को कौन से वातज प्रमेय में मिलेगा, तो बोलेंगे वसा और मज्जय दोनों में अपने को मोहर मेहती मिल रहा है ना। बस ये याद रखो। हस्ति मेह में हस्ति मत इव अजस्त्रम मूत्रम शरति यो भृशम, तो बोले मत, है ना, बोले जैसे मत वाले कि मतलब जैसे पागलों की तरह नशे वाले, मतलब हाथी जैसी घूम रही है। तो अजस्त्रम मूत्रम कि बार बार मतलब क्या कर रहा है, तो मूत्र की प्रवृत्ति कर रहा है। यहाँ पर तो अजस्त्रम मूत्रम करके आ गया कि बार बार मूत्र की प्रवृत्ति कर रहा है, बट कैसे करेगा, वेग रहित करेगा या वेग के साथ करेगा, अवेग या वेग? अवेग, अवेग, अवेग। हमने देखा था अति प्रवृत्ति संगम, अति प्रवृत्ति तो कर रहा है, दैट इज अजस्त्रम मूत्रम कि अत्यधिक मात्रा में तो कर रहा है, बार बार तो कर रहा है, बट कैसे, वेग रहित है, ये बात ध्यान में रखना है ना। संग है, ऑब्स्ट्रक्शन है वहां पर, इसके लिए मतलब क्या करेगा, थोड़ा तो मतलब ज्यादा तो निकाल रहा है, बट कैसे, रुक रुक के निकालेगा, है ना। यहाँ पर हम देख लेते हैं शरति अजस्त्रम मूत्रम अवेगम। अजस्त्रम मूत्रम नीचे भी हम लक्षण देख रहे हैं, ये तो बात है, बट क्या है, अवेग, ये बात ध्यान में रखना जो ऊपर लक्षण बताया, है ना। तो अधिक मात्रा में बार बार मूत्र की प्रवृत्ति तो करेगा, बट अवेग करेगा, ये बात ध्यान में रखो, ठीक है। मधुमेह, तो सीधी बात है मधु के समान। अब मधु कैसा होता है, कषाय मधुर होता है ना, चरक के अनुसार। शुष्क मधुर कषाय बनेंगे, बट चरक की बात चल रही है। चरक सूत्र 27 में जब हमने मधु के बारे में देखा था, तब हमने ये देखा था मधु कैसा होता है, कषाय होता है, मधुर होता है, और कैसा होता है, रुक्ष होता है, तभी तो लेखन करता है, तभी तो कफ का नाश करता है। ओके, तो इसके लिए मधुमेह में जो मूत्र कैसा होगा, कषाय मधुर होगा, है ना, क्योंकि मधुमेह में मधु के समान है, तो मधु कैसा होता है, कषाय मधुर, तो इसके लिए यहाँ पर मूत्र भी कैसा होगा, कषाय मधुर होगा। और मधु कैसा होता है, रुक्ष होता है, तो इसके लिए यहाँ पर मूत्र भी कैसा होगा, तो रुक्ष होगा। और कैसे, पांडु वर्ण का है ना, पेल येलो कलर का मूत्र की यहाँ पर प्रवृत्ति होगी। तो मधुमेह में मूत्र की प्रवृत्ति मधु के समान, तो यहाँ पर मधु के टिपिकल लक्षण मिल रहे हैं कि मधु कैसा होता है, कषाय मधुर होता है, रुक्ष होता है, तो इसके लिए मधुमेह में भी जो मूत्र होगा वो कषाय मधुर और रुक्ष होगा और पांडु वन का होगा, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं वही बात कि त्रिदोष के प्रकोप से 20 प्रकार के प्रमेय होते हैं। कफ की प्रधानता होने तो नो डाउट, बट त्रिदोष के प्रकोप से ही क्या होते हैं, 20 प्रकार के प्रमेय होते हैं। ओके, यह सब हमने वातज पित्तज कफज सब हमने देख लिया। आचार्य जो मतलब अपने चरक बता रहे थे, सुश्रुत वाला सुश्रुत में हम देखेंगे, या कुछ करने की जरूरत नहीं। भस्म मेह का कभी आ गया कि किसने वर्णन किया है, तो बोलेंगे भेल ने भस्म मेह का भी वर्णन किया है ना। आचार्य सुश्रुत ये बता रहे थे कि अश्वरी की विकृति में, है ना, कि शर्करा हो सकते हैं, सिक्ता हो सकते हैं, या भस्म मेह हो सकता है करके, बट भस्म मेह को प्रमेय के प्रकार में वर्णन कौन करेंगे, तो भेल करेंगे। हारित ने तक्र मेह, घृत मेह और खटिका मेह भी बोला है ना। जैसे हम वसा मेह, मज्जा मेह वगैरह देख रहे, मज्जा मेह देख रहे हैं वातज प्रमेय में, हारित ने तक्र मेह, घृत मेह और खटिका मेह का भी वर्णन किया है।
गोविंदास सेन औपसर्गिक मेह बताते, इवन माधव भी बताते औपसर्गिक मेह। व्हाट इज औपसर्गिक? कि अन्य डिजीज के कॉम्प्लिकेशन के रूप में, जब अन्य डिजीज के कोई दूसरे व्याधि के उपद्रव स्वरूपी कोई डिजीज होता है तो डेट इज कॉल्ड एज औपसर्गिक। ओके, जैसे हम औपसर्गिक तृष्णा देखते हैं, तृष्णा वात की वजह से भी होता है, पित्त की वजह से भी होता है, आम की वजह से भी होता है, क्षय की वजह से भी होता है। एक औपसर्गिक तृष्णा भी होती है। व्हाट इज औपसर्गिक तृष्णा? कि दूसरे व्याधि के कॉम्प्लिकेशन स्वरूपी, फॉर एग्जाम्पल किसी को रक्तपित्त हुआ था, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई, वहां पर पेशेंट को प्यास लग रही है, तो डेट इज औपसर्गिक तृष्णा। ज्वर हो रहा है, शरीर में संताप हो रहा है ना, गर्मी वगैरह हो रही है, उसकी वजह से शरीर में रुक्षता आ गई, पेशेंट को प्यास लग रही है, तो डेट इज औपसर्गिक तृष्णा, है ना। तो औपसर्गिक मतलब क्या होता है? अन्य डिजीज के, अन्य रोग के जो उपद्रव स्वरूपी होता है, तो डेट इज औपसर्गिक। तो वैसे औपसर्गिक प्रमेय का वर्णन गोविंदास सेन में मिलता है और इवन अपने माधव में भी मिलता है औपसर्गिक प्रमेय। ठीक है, तो कभी आ गया भस्म मेह का वर्णन किसने किया? तो बोलोगे भेल ने। तक्र मेह, घृत मेह, घटिका मेह, इनका वर्णन किसने किया? हारित ने। औपसर्गिक मेह का वर्णन किसने किया है? माधव ने। और गोविंदास सेन ने भी औपसर्गिक मेह का वर्णन किया हुआ है ना। बाकी हमने देखा ही था, सुश्रुत काल मेह नहीं मानते, अम्ल मेह मानते हैं, और सुश्रुत ने मज्जा मेह नहीं माना है, क्या माना है? सर्पी मेह माना है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। उसके बाद हम देख रहे हैं प्रमेय के पूर्व रूप, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो हम देख रहे हैं जटिली भावम केशेशु, कि केश में, अपने बालों में जटिलता आ जाएगी। जैसे कोई नहाता नहीं है ना, नहाते नहीं है तो मतलब बालों पे जटा वगैरह आ जाती है, जटिलता आ जाती है, तो वैसे अब हम प्रमेय में देख रहे बार बार त्रिदोषज कफ की प्रधानता है, तो पेशेंट कैसा रहेगा? तंद्रा निद्रा वाला वगैरह रहेगा, कि पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, नहा वगैरह नहीं रहा है। ब्रिजा व्यायाम वर्जनम करके भी हमने देखा था, जो शरीर की शुद्धि नहीं कर रहा था, व्यायाम नहीं कर रहा था, तो हम इमेजिन कर लेंगे उसके बालों में इसके लिए जटिलता आ गई, क्योंकि वो कोई प्रकार की चेष्टा नहीं कर रहा है, शरीर की शुद्धि वगैरह नहीं कर रहा है, नहा नहीं रहा है, तो उसके मतलब उसके केशों में क्या आ गई? जटिलता आ गई। इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन बन जाता है। जटिली भावम केशेशु, केशों में जटिलता है ना, ये प्रमेय का पूर्व रूप है। माधुर्यम हास्य, मुख में मधुरता, ये तो आना ही था, है ना, क्योंकि प्रमेय में कफ की प्रधानता होती है, तो मुख में मधुरता आएगा, ये ठीक है। आगे इंपॉर्टेंट, कर पाद्यो सुप्तता दाहो, है ना, हस्ततल पादतल, अपने हाथों में पैरों में एक तो नमनेस होगा और बर्निंग सेंसेशन होगा, विच इज वेरी कॉमन थिंग इन डायबिटिक पेशेंट्स, है ना। डायबिटिक पेशेंट्स वगैरह होते हैं, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता है, तो वहाँ पर नेफ्रोपैथी होती है ना, कि नर्व्स वगैरह डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से नमनेस वगैरह होता है और इवन बर्निंग सेंसेशन भी होता है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं प्रमेय के पूर्व रूप में देख रहे हैं कि करपात, हाथों में और पैरों में नमनेस होगा, और फिर मतलब क्या हो सकता है? वहां पर बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, करपादियो सुप्तता दाह प्रमेय का पूर्व रूप है। आगे क्या बता रहे हैं? मुख तालु कंठ शोषम, मुख तालु मतलब पैलेट और कंठ मतलब गला, यहाँ पर शोष, है ना, ड्राई हो जाएंगे। क्यों? सिंपल सी बात है, प्रमेय में मूत्र की प्रवृत्ति अधिक हो रही है, तो प्रमेय के पूर्व रूप में भी वी कैन से वहां पर क्या हो रहा है? तो सभी मतलब सूख गए, मुख तालु कंठ वगैरह क्या हो गए? सूख गए, और पेशेंट को प्यास अधिक लग रही है। क्यों? मूत्र की प्रवृत्ति अधिक होने वाली है, तो इसके लिए पेशेंट को प्यास भी अधिक लग रही है ना। बहुत ही मतलब मॉडर्न के साथ भी हम कंपेयर कर सकते हैं। मॉडर्न वाले भी जैसे डायबिटीज में बोलते हैं पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, है ना, तो पॉलीडिप्सिया, वहां पर पेशेंट को प्यास अधिक लगती है, तो इसके लिए मुख तालु कंठ वगैरह क्या हो गए? सूख गए, प्यास अधिक लगी है। आलस्य आने ही था, क्योंकि कफ की प्रधानता है, तो पेशेंट आलस्य, आलसी होगा। मलम काय, कि शरीर में मल की अधिकता होगी। और अच्छा मेरे को बताओ, हम नानद विकार जब हम देख रहे थे, तो मलस्य आधिक्यम, कौन सा हमने नानद विकार देखा था? वात पित्त कफ, कफ। कफ, कफ। कफ का नानद विकार देखा था, कफ की वजह से शरीर में मल की अधिकता होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रमेय में भी मलम काय, कि शरीर में मल की क्या हो गई? अधिकता हो गई, है ना। हम बार बार देख रहे हैं कि पेशेंट व्यायाम नहीं कर रहा है, ब्रीजा मतलब शरीर की शुद्धि वगैरह नहीं कर रहा है, तो वहां पर मल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, मलम काय, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मल की अधिकता हो रही है। और हमने कफ के नानद विकार में भी देखा था मलस्य आधिक्यम। आगे और इंपॉर्टेंट, काय छिद्रेशु उपदेहम, उपदेह मतलब भी मल, बट कौन से मल? जो अपने इंद्रिय के मल वगैरह होते हैं, दैट इज उपदेह, है ना। तो बोले काय छिद्रेशु, शरीर के छिद्र में, उपदेह मतलब मल, जैसे नेत्र, वहां पर मल की अधिकता हो गई। नासा, नासा में से सिंघानक निकलते हैं, वहां पर मल की अधिकता। कर्ण, कर्ण में मतलब वैक्स वगैरह, वहां पर अधिकता। तो शरीर के छिद्र, है ना, शरीर के हम देखते हैं ऊर्ध्व भाग में कितने छिद्र? 7 7। अधो भाग में कितने छिद्र? 2 दो। 2। दो। हमने दो। ग्रत पित्त में देखा था, है ना, कि ऊर्ध्वग्रत पित्त ऊपर से निकल रहा है तो वहां पर 7 छिद्र है, अधोग्रत पित्त नीचे से निकल रहा है तो वहां पर 2 छिद्र है। तो शरीर के छिद्र में उपदेह, कि मतलब वहां पर मल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है करके। काय छिद्रेशु उपदेहम,
ये प्रमेह का भी पूर्व रूप है, ये अपने कुष्ठ का भी पूर्व रूप है, लिख के रखो, है ना। शरीर के छिद्र में उपदेह की मतलब मल मतलब बढ़ रहे, वहां पर मल की संचिति हो रही है, ये प्रमेह और कुष्ठ दोनों का पूर्व रूप है। आगे क्या मिल रहा है, परिदाहम सुप्तता च अंगेशु, शरीर में, है ना, क्या हो रहा है, अपने शरीर के अंग में, है ना, क्या हो रहा है, दाह हो रहा है, सुप्तता हो रहा है। देखो हस्त और पाद में, कर पाद में मतलब हस्त और पाद में, वहां तो सुप्तता और दाह हो ही रहा था, अंग में भी बता रहे शरीर में कि परिदाह और सुप्तता, है ना, ध्यान में रखो, कर पाद में सुप्तता दाह था, और वैसे अपने अंग में भी क्या हो रहा है, तो परिदाह और सुप्तता हो ही रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, नमनेस हो रहा है। साइड में कुष्ठ का लिख के रखो, कुष्ठ में भी आचार्य चरक बताएंगे, सुप्त दाह करके, सुप्त परिदाह करके बताएंगे, है ना, वहां पर भी सुप्तता आएगा, परिदाह आएगा, कौन, आचार्य चरक ही बताएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं परिदाह और सुप्तता आ रहा है, वहां पर सुप्तता और परिदाह आएगा, किसमें, कुष्ठ पूर्व रूप में। अब फॉर एग्जाम्पल अब कैसे बता रहा हूँ, श्लोक का वर्ड दिया है परिदाहम सुप्तता च अंगेशु, तो वहां पर आप केवल प्रमेह का पूर्व रूप लगाओगे, ठीक है। अगर हिंदी में आ गया कि परिदाहा और सुप्तता ये किसके पूर्व रूप है, तो वहां पर आप क्या बोलोगे, किसके, कुष्ठ और प्रमेह। या कुष्ठ और कुष्ठ प्रमेय और दोनों पूर्व रूप, प्रमेय। है ना। तो अपने को ध्यान में रखना है क्या पूछा है, श्लोक का वर्ड पूछा है तो वी शुड बी स्पेसिफिक, परिदाहम सुप्तता च अंगेशु पूछा है तो आप बोलोगे प्रमेय, और सुप्तता परिदाह पूछा है तो आप बोलोगे कुष्ठ। बट अगर हिंदी में पूछा है कि कौन से व्याधि के पूर्व रूप में परिदाह मिलता है और सुप्तता मिलता है, हिंदी में पूछा है तो वहां पर आप दोनों लगाओगे। क्लियर है एक बात, क्योंकि दोनों के श्लोक के वर्ड्स में डिफरेंस है, आगे पीछे है। कुष्ठ में अपने को मिलेगा सुप्तता परिदाह, और अपने को प्रमेय में मिल रहा है परिदाह सुप्तता। इतना आप बोलोगे ये तो सर बहुत ही छोटी सी बात है, बट ये है पीजीटी में ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, मेडिकल ऑफिसर में भी ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, इवन तुम्हारे नेक्स्ट वाले एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, जहां पर वो नहीं चाहते कि बच्चे मतलब राइट करे करके, है ना, तो इसके लिए वो घुमा देंगे बस, और कुछ नहीं। आगे षटपद पिपलिका भीष्ट शरीर मूत्र अभिसन्नम, अपने शरीर पर, मूत्र पर, है ना, षटपद मतलब जो मक्खी वगैरह है, और पिपलिका मतलब जो चींटी है, वो क्या करेंगे, अभिसन्नम कि वो मतलब घूमेंगे, ओके। क्यों, क्योंकि शरीर में मतलब मधुरता आ गई है, मूत्र में भी क्या हो गई, मधुरता आ गई है, तो वहां पर षटपद पिपलिका वगैरह अपने शरीर पर, मूत्र पर मतलब क्या करें, तो घूम रहे हैं, है ना। शरीर में से विस्त्र गंध दुर्गंध आ रहा है, क्यों, शरीर में मेद की वृद्धि हो गई है, मेद की दृष्टि हो गई, तो इसके लिए विस्त्र गंध आ रहा है। निद्रा तंद्रा, है ना, हमेशा अपने को मतलब निद्रा आती रहेगी, तंद्रा वगैरह होगा, क्यों, क्योंकि कफ की वृद्धि है, त्रिदोषस तो है बट मोस्टली कफ की वृद्धि है, तो निद्रा तंद्रा भी हमेशा हर काल में अपने को, सर्वकाल, सुबह हो रहा है, दोपहर हो रहा है, शाम हो रहा है, रात हो रहा है, हमेशा मतलब अपने को निद्रा तंद्रा वाले ही हम अवस्था में होंगे, है ना। तो दिस इज टिपिकली कफ मेद वाले, है ना, कि शरीर में से विस्त्र गंध आ रहा है, क्यों, मेद की दृष्टि है, कफ की वृद्धि है, तो हमेशा सर्वकाल निद्रा तंद्रा हो रहा है, ये सब तो इजीली पहचान लोगे, है ना। षटपद पिपलिका की मतलब चींटी और मक्खियाँ अपने शरीर पर, मूत्र पर घूम रही है, क्यों, क्योंकि मधुरता आ गई है, ये सब बच्चों वाली बात है। इंपॉर्टेंट अपने को स्पेसिफिक, डिजीज स्पेसिफिक याद रखना है ना। जटिली भावम केशिशु प्रमेय का पूर्व रूप, करपाद यो सुप्तदाह प्रमेय का पूर्व रूप, शरीर में मतलब मल की अधिकता प्रमेय का पूर्व रूप, परिदाह सुप्तता च अंगेशु आ गया तो प्रमेय, सुप्तता परिदाह आ गया तो कुष्ठ, काय छिद्रेशु उपदेहम सेम वर्ड प्रमेय में भी मिल रहा अपने को यहाँ पर, और आगे जाकर कुष्ठ के पूर्व रूप में भी अपने को मिलेगा, है ना। दे आर डिजीज स्पेसिफिक, याद रखना है अपने को। उसके बाद हम देख रहे हैं प्रमेय के कॉम्प्लिकेशंस, अगर आप चिकित्सा नहीं कर रहे तो उपद्रव क्या क्या हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या क्या बता रहे हैं, तृष्णा, अतिसार, ज्वर, दाह, दौर्बल्य, अरोचक, अविपाक, पूती, मांस पीड़िका, अलजी विद्रति आद्यश्च, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इजीली याद रखने के लिए, अब पीजी पॉइंट ऑफ व्यू ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूजी पॉइंट ऑफ व्यू इतना कोई खास नहीं है, यहाँ पर आप 2-4 भी लिख के आगे तो चल जाता है। पीजी पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चंस कैसे आते हैं उपद्रव में, इनमें से कौन सा प्रमेय का उपद्रव नहीं है, इनमें से कौन सा प्रमेय का उपद्रव है, तो इसके लिए यहाँ पर आपको पूरे के पूरे याद करने पड़ेंगे, ठीक है। पीजी पॉइंट ऑफ व्यू क्या देख रहे हैं हम, तृष्णा, अतिसार, ज्वर, दाह, बट अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अपने को पता चलेगा ये सभी पित्तज लक्षण है, प्यास लगना, है ना, अतिसार होना, ज्वर होना, दाह होना, ये सभी पित्तज लक्षण है, दौर्बल्य वातज है, अरोचक अविपाक कफज है, ऐसे करके हम याद रख सकते हैं। यहाँ पर आचार्य चरक ने नहीं बोला, यहाँ पर चरक वॉज लाइक कि तुम्हें इतना तो दिमाग है, मैं खाली बोल रहा हूँ, तुम लोग मीनिंग निकाल लो कि मैं कैसे बता रहा हूँ करके, है ना। तो वैसे हम याद रखेंगे, तृष्णा, अतिसार, ज्वर, दाह पित्तल वाले लक्षण, दौर्बल्य वातज वाले, अरोचक अविपाक कफज वाले, क्योंकि प्रमेय त्रिदोषक है। और क्या बोले, पूती मांस वाली पीड़िका,
कि मांस में से दुर्गंध वाली ऐसे पीड़िका जो हमने देखा था 7 प्रकार के मधुमेह पीड़िका का वर्णन चरक करते हैं, है ना। शराबिका, अलजी, विद्रदी, वीनता, सरशपी, है ना, ये सब। तो ये बता रहे हैं कि पूती मांस वाली पीड़िका, अलजी, विद्रदी, ये सब भी होंगे। दे आर कॉम्प्लिकेशंस, है ना। प्रमेह की नई चिकित्सा कर रहे हो तो कफत से पित्तज हो रहा है, पित्तज से वातज हो रहा है, वातज में भी मधुमेह हो रहा है, मधुमेह की भी चिकित्सा नहीं कर रहे हो तो 7 प्रकार की मधुमेह की पीड़िका हो रही है, तो दे आर उपद्रव। तो इसके लिए पूती मांस वाली, दुर्गंधित मांस वाली जो पीड़िका हो रही है, यहाँ पर अलग अलग बोल रहे हैं, आई नो कि दुर्गंध हो रहा है और मांस वाली पीड़िका हो रही है, ऐसा नहीं है। चक्रपाणी सीधा बोलते हैं पूती मांस वाली, कि मांस में सड़न होने की वजह से यहाँ पर पीड़िका हो रही है 7 प्रकार के, जो हम देख चुके हैं चरक सूत्र 17 में, है ना। अब ये जो तृष्णा, अतिसार, ज्वर, दाह है, दौर्बल्य है, अरोचक, अविपाक है, यहाँ तक ये कुष्ठ के उपद्रव में भी मिलेंगे सेम, है ना। तो याद रखो, तृष्णा, अतिसार, ज्वर, दाह, दौर्बल्य, अरोचक, अविपाक, ये प्रमेह के भी उपद्रव है, कुष्ठ के भी उपद्रव है। प्रमेह के उपद्रव में एक्स्ट्रा क्या है, तो पूती मांस वाली पीड़िका, अलजी, विद्रदी आदि। कुष्ठ के उपद्रव में अधिक क्या आएगा, प्रस्त्रवन, किस तरह होगा, जैसे पस वगैरह बास निकलेगा। अंग भेद, कि अपने शरीर मतलब कटेगी, अंग भेद, है ना। अंग अवयव पतन, कि अपने शरीर के अवयव तो कट तो रहे और बाद में गिर भी रहे, है ना। लेप्रेसी में आपने देखा रहेगा, पुराने पेशेंट्स वगैरह देखे रहेंगे, है ना। कोई कोई गांव में होती है, बूढ़ी सी औरत होती है, बूढ़ा सा आदमी होता है, उनको मतलब लेप्रेसी हो गया है। लेप्रेसी इज वन ऑफ द टाइप ऑफ स्किन डिजीज, जहाँ पर हम देखते हैं कि नेसल सेप्टम उनका दब गया है। क्यों? क्योंकि वहां पर मतलब क्या हो रहा है, अंग अवयव का भेद हो रहा है, पतन वगैरह हो रहा है। तो अंग अवयव भेद, अंग अवयव का पतन, प्रस्त्रवन, ये कुष्ठ के कॉम्प्लिकेशन में देखेंगे एक्स्ट्रा। कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है दोनों में, तृष्णा, अतिसार, ज्वर, दाह, दौर्बल्य, अरोचक, अविपाक, ये कॉमन है प्रमेह और कुष्ठ दोनों के कॉम्प्लिकेशन में, है ना। अब निदान स्थान चल रहा है तो उपशय भी बताएंगे, चिकित्सा बताएंगे, बट शॉर्ट में बताएंगे। क्या बता रहे हैं, जो साध्य प्रमेह है तो वहां पर आप संशोधन और शमन के द्वारा चिकित्सा करोगे, है ना। कफज प्रमेय व साध्य, पित्तज व याप्य, वातज कैसे था, असाध्य था। तो वातज प्रमेय की चिकित्सा इसके लिए यहाँ पर नहीं बोली है, यहाँ पर बोले जो साध्य प्रमेय, जो कफज है, पित्तज है, तो वहां पर आप क्या करोगे, संशोधन और उपशमन के द्वारा चिकित्सा करोगे, है ना। उपशय निदान स्थान में बहुत ही शॉर्ट में आएगा। हेतु हमने डिटेल में देखा, पूर्व रूप, संप्राप्ति, प्रकार, उनके लक्षण, वो सब डिटेल देंगे। उपशय जो चिकित्सा वाला पार्ट है, ये चिकित्सा स्थान में डिटेल पाएगा। यहाँ पर इन्होंने खाली इतना बोल दिया, संशोधन और उपशमन दोनों के द्वारा चिकित्सा करो, साध्य जो प्रमेय वो। अच्छा मेरे को ये बताओ, हमने 16 प्रकार के प्रमेय का नाश करने वाला क्या देखा था अभी सुश्रुत के अनुसार, हरिद्रा। हरिद्रा, है ना। हरिद्रा। या 16 प्रकार के प्रमेय का नाश करने वाला हमने हरिद्रा देखा था। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं साध्य प्रमेय में हम संशोधन और उपशमन चिकित्सा करेंगे। ओके, ये लास्ट श्लोक ये रेफरेंस के लिए आ सकता है। बोले गृद्रम अभ्यवारेशु स्नान चक्रमन आदि द्विषम प्रमेह शिप्रम अभियति नीट ध्रुम एव अंडजा, और भी एक दो श्लोक है। तो यहाँ पर पहले मीनिंग समझो। नीट ध्रुम एव अंडजा, अंडे से उत्पन्न होने वाले जैसे पक्षी वगैरह अपने, है ना। तो बोलते हैं ये दिन भर घूमते हैं, बट फाइनली क्या होता है, तो बोले ध्रुम की प्लांट्स पर जो उन्होंने घोंसले बनाए, नीड मतलब जो नेस्ट बनाए, उसी के ऊपर मतलब घूम फिर के आ जाता है ना। नीड ध्रुम एव अंडजाहा, बोले अंडे से उत्पन्न होने वाले पक्षी, अंडजा मतलब यहाँ पर पक्षी। बोले पक्षी दिन भर घूमेंगे, बट क्या करेंगे, अपने प्लांट पर जो उन्होंने घोंसले वगैरह बनाए, फाइनली वहीं पर आने वाले, है ना। तो बोले वैसे गृदनम अभ्यवारेशु, की लालच में, है ना, गृदनम की लालच में जब हम अत्यधिक भोजन कर रहे हैं, स्नान संक्रमण से द्वेष करें, स्नान संक्रमणात द्विषम, है ना, द्वेष करें, स्नान और संक्रमण नहीं करें, नहा नहीं रहे, और मतलब एक्सरसाइज संक्रमण घूम वगैरह नहीं रहे। हमने पहले भी देखा हेतु में मृजा व्यायाम वर्जना, कि स्नान संक्रमण से जो द्वेष करता है और मतलब जिसका भोजन पर मतलब कोई कंट्रोल नहीं है, गृदनम अभ्यवारेशु, लालच में ज्यादा भोजन कर रहा है, तो उनको भी क्या होगा, प्रमेह होगा, क्षिप्र ही प्रमेह होगा। बोले जैसे अंडे वाले पक्षी घूम फिर कर मतलब कैसे होते हैं, तो मतलब अपने घोंसले पर आते हैं, बोले वैसे ही जो स्नान चक्र में नहीं करते और मतलब भोजन में जिनका कोई कंट्रोल नहीं है, उनको भी प्रमेह मतलब क्या, शीघ्र ही होते रहता है करके, है ना। तो ये रेफरेंस के लिए नोट निड ध्रुम ईवा अंडजा किसके लिए कहा गया है, तो अपने के प्रमेह के लिए कहा गया है ना, याद रखें। उसके बाद क्या बता रहे हैं, मंद उत्साहम अति स्थूलम अति स्निग्धम महाअश्नम मृत्यु प्रमेह रूपेण क्षिप्रम आदाय गच्छति। बोले प्रमेह रूप मृत्यु, शीघ्र शीघ्र कब आएगी, प्रमेह रूप मतलब मृत्यु मतलब क्या, असाध्य प्रमेय। असाध्य प्रमेय किसको होगा, जो मंद उत्साह, कि बिल्कुल मतलब कोई काम करने में जिसकी इच्छा नहीं है, आराम से लेटा है बैठा हुआ ऐसे है, मतलब कोई चेष्टा नहीं कर रहा है, अति स्थूल ज्यादा ही मोटा है,
अति स्निग्ध भोजन कर रहा है, अत्यधिक मात्रा में भोजन कर रहा है, तो बोले इनको शीघ्र शीघ्र ही मृत्यु करने वाले प्रमेय की उत्पत्ति होती है करके, है ना। तो एग्जाम में ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई जस्ट रीड कर लो, कभी आ गया मंद उत्साह, अति स्थूल, अति स्निग्ध, महाशन, ये किसके संबंध में कहा गया है? तो हम बोलेंगे प्रमेय, बच्चों वाली बात है, वी कैन इजिली कैच। यहाँ पर मैंने याद रखो नीट ध्रुव इवा अंडजा, ये 2-3 बार आ चुका है कि किसके लिए कहा गया, प्रमेय के लिए कहा गया है। बोले जैसे पक्षी घोंसले में ही आते हैं, तो बोले वैसे ही मतलब क्या, जो भोजन के ऊपर कंट्रोल नहीं रख रहे, स्नान संक्रमण से द्वेष कर रहे हैं, उनमें भी प्रमेय मतलब क्या, तो होते रहेगा करके। ओके, आगे देखो, बोले यस्तु आहारम शरीरस्य धातु साम्यकरम नरः सेवते विविधाश्च अन्येष्टः स सुखम अश्नुते। बोले जो शरीर के धातु का साम्य करने वाले आहार का सेवन करते हैं और विविध प्रकार की जो मतलब चेष्टा करते हैं, उनमें सुख की प्राप्ति, दैट मीन्स आरोग्य की प्राप्ति होती है। हम देखते हैं ना सुखम आरोग्यम, रोग कैसे होता है, दुख देने वाला, आरोग्य कैसे होता है, सुख देने वाला। तो यहाँ पर बता रहे जो शरीर का धातु साम्य करने वाले आहार का सेवन करते हैं, जहाँ पर त्रिदोष वात पित्त कफ तीनों समवस्था में, धातु वगैरह भी ठीक तरह से बन रहे हैं और अलग अलग प्रकार की चेष्टा कर रहे हैं, उनमें सुख की प्राप्ति, आरोग्य की प्राप्ति होती है। आप बोलेंगे तो बच्चों वाली बात है, सभी को पता है, बट एग्जाम में रेफरेंस खिलाएगा। यस्तु आहारम शरीर से धातु साम्य करा नर सेवते विविधाश्चानी चेष्टा स सुखम स्नुते। कौन से व्याधि के संबंध में कहा है या कौन से व्याधि के रेफरेंस में कहा गया, तो बोलेंगे प्रमेय। तो वहां पर अपने को थोड़ा दिमाग लगाना है। प्रमेय में मेजर बात क्या बताइए, बार बार बता रहे कि जब हम चेष्टा नहीं कर रहे, व्यायाम नहीं कर रहे, तब प्रमेय हो रहा है। जब हम भोजन पर कंट्रोल नहीं कर रहे, तब प्रमेय हो रहा है। तो इसके लिए आचार्य चरण ने यहीं पर यह रेफरेंस दिया कि आपका भोजन कैसा होना चाहिए, धातु को साम्य अवस्था में रखने वाला, और चेष्टा भी अलग अलग प्रकार की चेष्टा होनी चाहिए, तब आरोग्य की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति होगी। जब आप महाभोजन करोगे, महाशत करोगे, अति स्निग्ध भोजन करोगे, भोजन पर कंट्रोल वगैरह नहीं होगा, तब प्रमेय होगा। तो इसके लिए रेफरेंस किधर का है, तो प्रमेय निदान का रेफरेंस के संबंध में आएगा कि कौन से चैप्टर में कहा करके। ठीक है, यहाँ पर अपना चैप्टर खत्म हो गया। कोई डाउट यू कैन आस्क एनीवन। चलो बाय, गुड नाइट।